नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो चुनाव दर चुनाव हार का सामना कर रही कांग्रेस को अब शायद संजीवनी की जरूरत पड़ रही है। पार्टी का खुद से भरोसा खत्म होता जा रहा है और वो बाहरी लोगों की मदद पर निर्भर हो रही है। जी हां, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से मीडिया में कांग्रेस को लेकर के एक ही तरह की खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर सोनिया गांधी से कब मिले, कितनी देर तक बैठक चली उन दोनों के बीच, उस बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह का प्रेजेंटेशन प्रशांत किशोर ने दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया जो बीजेपी के साथ साथ खुद को भी कांग्रेस मुक्त भारत की तैयारी करके बैठा हुआ है, उसे अचानक प्रशांत किशोर की कांग्रेस को लेकर के रणनीतियों में दिलचस्पी दिखने लगी है। रोज ही कांग्रेस को लेकर खबरें दिखाई जा रही हैं। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि प्रशांत किशोर पेशेवर चुनावी रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर यानी पीके देश के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं। थोड़ा आपको बता दूं कि भाजपा के साथ में प्रशांत किशोर गुजरात विधानसभा चुनाव 2012 और लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा के साथ में प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं। यानी कि गुजरात में 2012 का चुनाव और लोकसभा का 2014 का जो चुनाव था वो बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया था। उससे आगे बढ़ें तो जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, इसके लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में प्रशांत किशोर ने काम किया था और यही 2015 में जेडीयू और आरजेडी दोनों एक साथ आए थे, आपको याद होगा। इसके बाद कांग्रेस के लिए 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने काम किया। वाईएसआरसीपी यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है, उसके साथ 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया, रणनीति बनाई। और टीएमसी के लिए 2021 में, ये आपके सामने ये लिस्ट आप देख रहे होंगे, टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021, इसके लिए प्रशांत किशोर ने काम किया। और इसके साथ साथ डीएमके के लिए यानी कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 2021 में ही प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीतियां बनाई। तो प्रशांत किशोर की चुनावी सफलताएं, या ये कहें कि प्रशांत किशोर की नहीं बल्कि इन पार्टियों की चुनावी सफलताओं में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका मानी जाती है। एकमात्र असफलता प्रशांत किशोर की वो है जो उनके खाते में दर्ज है, वो ये कि 2017 में जब वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने में नाकाम रहे थे और आधे ही रास्ते में कांग्रेस का प्रशांत किशोर ने साथ छोड़ दिया था। आपको याद होगा, खाट पे चर्चा खूब पॉपुलर चल रहा था। खाप नहीं, खाट पर, या चाय पर नहीं, खाट पर, खटिया जिसको कहते हैं, उस पर चर्चा प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए, और एक रणनीति थी कांग्रेस को फिर से जागृत करने की, मजबूत करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो सफर क्यों प्रशांत किशोर ने 2017 में कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया था, ये आज भी प्रशांत किशोर ही बताएंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया था। अब कांग्रेस फिर से उन्हीं प्रशांत किशोर यानी पीके में अपना तारनहार देख रही है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक पेशेवर चुनावी रणनीतिकार हैं और वो अपने ग्राहक यानी जिस भी पार्टी के लिए वो काम करते हैं या जिस भी पार्टी का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उस पार्टी को जीत दिलाने के लिए भरपूर कोशिश प्रशांत किशोर करते हैं। एक सच्चे पेशेवर की तरह प्रशांत किशोर ने परस्पर विरोधी विचारधाराओं और परस्पर राजनीतिक विरोध रखने वाले नेताओं के साथ एक समान समर्पण से काम किया है। वैसे प्रशांत किशोर यानी पीके ने मई 2021 में एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा था कि वो अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर चुके हैं, यानी कि चुनावी रणनीति जो बनाते हैं चुनावी मैनेजमेंट के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। और ये बात 2021 की, उस समय की बात बता रहा हूं आपको, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव वो जितवा चुके थे ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को। और अब वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि बहुत कर लिया, अब ये चुनावी रणनीतिकार की भूमिका मैं निभाना नहीं चाहता हूं, अब मुझे अवकाश चाहिए यानी छुट्टी चाहिए, ताकि जीवन के अन्य दूसरे जो पहलू हैं उसके बारे में बात कर पाऊं, दूसरी भूमिका का चयन कर पाऊं, ये विचार कर सकें। ये तमाम बातें उस समय कह रहे थे।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई नई भूमिका प्रशांत किशोर अपने लिए तलाश नहीं कर पाए हैं और वो अब कांग्रेस के साथ जोड़ने की तैयारी में हैं। प्रशांत किशोर ने तो तय कर लिया है कि उन्हें क्या करना है, मगर सवाल यहां यह है कि क्या कांग्रेस तय कर पाई है कि उसे क्या करना है? क्यों देश की सबसे पुरानी पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे इंसान या किसी ऐसी शख्सियत कह लें या किसी ऐसे रणनीतिकार कह लें का सहारा लेना पड़ रहा है जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है? इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है क्योंकि वो भाजपा से लेकर के डीएमके तक, तृणमूल कांग्रेस से लेकर के आम आदमी पार्टी तक, इसमें से हो सकता है डीएमके और कांग्रेस की विचारधारा मेल खाती हो, तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा भी मेल खाती हो, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो सकते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो आम आदमी पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं, जो केवल चुनाव जिताने के लिए स्ट्रेटेजी बनाता रहा है। क्या कांग्रेस भी महज सत्ता के लिए अपनी विचारधारा को किनारे करने के लिए तैयार है? माना कि चुनाव जीतना जरूरी है, मगर इसके लिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को तैयार क्यों नहीं करती? क्यों कांग्रेस सेवा दल को नए सिरे से मजबूत नहीं किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस अब अपने नए अवतार के लिए तैयार है? ऐसे तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे और इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथियों का पैनल मौजूद है। आइए सबसे पहले आपका परिचय करवाऊं और साथ साथ आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जितने वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं सबको स्क्रीन पर ले आइए, चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऊपर से अगर देखें तो भावेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार भावेश चंद्र जी, उनके बगल में सुनील शुक्ल जी हैं, साध्वी मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और सीधे मुंबई से एक साथी और जुड़े हुए हैं, अभिलाष अवस्थी जी। आप तमाम वरिष्ठ साथियों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों, आप सबका भी फिर से स्वागत इस्तकबाल करता हूं। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। अमलेंदु जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्या कहेंगे? हम लिख रहे हैं कांग्रेस का नया अवतार, नए अवतार की तैयारी लगातार चल रही है। अशोक गहलोत से लेकर भूपेश बघेल तक तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ जन, इन दोनों का नाम इसलिए स्पेशली ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों मुख्यमंत्री हैं, ये 2 ही मुख्यमंत्री अभी कांग्रेस के हैं इस देश में, इसलिए भी। और तमाम वरिष्ठ जनों से कांग्रेस की मुखिया यानी कि इस वक्त की कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ऐसे ही एमके वेणुकुमार और बहुत सारे साथी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, वो मुलाकात कर रहे हैं। एक लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन भी कांग्रेस के लिए तैयार करके लेकर आए थे। ये सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन क्या कारण है अमलेंदु उपाध्याय जी कि जितनी बातें अंदर में होती हैं यानी कि सोनिया गांधी के साथ होती हैं, वो बातें छन छन करके बाहर आ रही हैं? क्या यहां भी कुछ और पेंच है या सचमुच कांग्रेस अपनी मजबूती की राह पर आगे बढ़ चुकी है? क्या कहेंगे? राजीव जी, अगर जिस तरीके की सूचनाएं बाहर छन छन के आती हैं, तो अगर ये सूचनाएं सही हैं, तो हालांकि जो सूचनाएं आ रही हैं उनका किसी भी तरफ से कोई खंडन नहीं आया है, ना कांग्रेस की तरफ से कोई खंडन आया है, ना प्रशांत किशोर की तरफ से इसका कोई खंडन मंडन हुआ है। तो अगर ये सूचनाएं सही हैं तो ये मान लेने में अब कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जो हैं वो ये हार मान चुके हैं कि कांग्रेस का पुनर्जीवन जो है हो सकता है या कांग्रेस इस देश को दिशा दे सकती है। मुझको ऐसा लगता है, मेरे बाकी साथियों की राय इससे अलग हो सकती है। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 137 साल पुरानी पार्टी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश को आजादी दिलाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसने देश को आजादी दिलाई, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी की जड़ें जिसने मजबूत करी, आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी देन है, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से लड़ाई लड़ने के लिए या भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए अगर किसी प्रशांत किशोर की दरकार पड़ रही है, और अब प्रशांत किशोर कोई आकर के मीडिया स्ट्रेटजिस्ट कह लीजिए या चुनावी स्ट्रेटजिस्ट कह लीजिए, वो आकर के अब ये बताएंगे कि दिग्विजय सिंह को किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, वो आकर के अब बताएंगे कि किस तरीके से भूपेश बघेल को चुनाव लड़ना चाहिए,
वो आकर के अब बताएंगे कि किस तरीके से अशोक गहलोत को चुनाव लड़ना चाहिए। टिकट भी वही तय करेंगे, पार्टी का एजेंडा क्या होगा वो भी वही तय करेंगे, नीतियां क्या होंगी वो भी वही तय करेंगे, कार्यकर्ता कितने होंगे और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी क्या होगी और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण क्या होगा वो भी सब वही तय करेंगे। तो यहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी क्या करने के लिए? तो सब कुछ प्रशांत किशोर करें, फिर अब उन्हीं को कर लेना चाहिए। तो ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है मोदी जी का, मुझे लगता है कि उसको अंजाम देने के लिए प्रशांत किशोर आ गए हैं और अच्छे तरीके से अब उस पर काम जो है वो शुरू हो गया, लगता है, मुझको ऐसा लगता है। हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत हूं नहीं, जो मैं समझ रहा हूं जिस तरीके से चीज। क्योंकि कांग्रेस को क्या जो संकट है, वो कांग्रेस का संकट कोई प्रशांत किशोर आगे ठीक नहीं कर देंगे, या कांग्रेस का संकट कोई मैं या आप आगे ठीक नहीं कर देंगे, या कांग्रेस का संकट जो है कोई 20 अरब का पैकेज जो है वो ठीक नहीं कर देगा। क्योंकि कांग्रेस का संकट जो है, ना तो वो पैसे का संकट है, 20 अरब के पैसे का संकट है, ना वो किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का संकट है। कांग्रेस का जो संकट है वो उसका अपना अंदर का संकट है, और कांग्रेस का संकट जो अंदर से ही दूर होगा, बाहर से आके कोई आदमी दूर नहीं करेगा। और खासतौर से कोई ऐसा आदमी जो कल तक नरेंद्र मोदी का भी चुनाव प्रचारक था, जो अरविंद केजरीवाल का भी था, ममता बनर्जी का भी था, नीतीश कुमार का भी था। मतलब घाट घाट का पानी जो है, हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि कोई ऐसा थान नहीं जिसपे जो है वो विसर्जन करके ना आए हो। तो ऐसे देवता जो है, जो किसी भी जिन्होंने कोई थान ना छोड़ा जिस पर विसर्जन करके ना आए हो, वो आकर के अगर अब कांग्रेस का पुनरुद्धार करेंगे और नई कांग्रेस बनाएंगे, तो ऐसी नई कांग्रेस की जो है मुझको तो जो है कोई ना उम्मीद है और ना आशा है, और ना मुझे आवश्यकता है ऐसी नई कांग्रेस की। मुझे अगर कोई कांग्रेस चाहिए तो मुझे कांग्रेस वही चाहिए जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, जिसका आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसने इस देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करी, जो इस देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता की रक्षा करने के लिए जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भारत का जो प्रतिनिधित्व करती है। मुझको वही कांग्रेस की दरकार है, किसी प्रशांत किशोर की कांग्रेस की दरकार नहीं है। राजीव जी, फिर आगे चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर की एंट्री की बात चल रही है। कुमार भावेश चंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रशांत किशोर की एंट्री की बात, लेकिन प्रशांत किशोर की दरकार कांग्रेस को क्यों है, इस पर चर्चा आगे बहुत कुछ बातें हम करेंगे। और प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कुछ होने जा रहा है, दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक मीनू जैन जी हमारे साथ हैं और दूसरे अभिलाष अवस्थी जी हैं। ये इन दोनों के पास बाद में आऊंगा, सबसे आखिर में। लेकिन अभी भावेश जी आपके पास, और उनके बाद सुनील शुक्ल जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग क्या कहेंगे? पहले प्रशांत किशोर, फिर कांग्रेस की बात भी करेंगे। और कांग्रेस, जिस कांग्रेस की बात, जैसे ही कांग्रेस चाहिए अमलेंदु उपाध्याय जी को, उस कांग्रेस के लिए कांग्रेस क्या कुछ कर रही है ये भी समझेंगे, मीनू जी से भी समझेंगे, अभिलाष अवस्थी जी से भी समझेंगे। लेकिन पहले आप क्या कुछ कहेंगे प्रशांत किशोर को लेकर? देखिए राजीव जी, आपने जब ओपनिंग में ये बताया कि प्रशांत किशोर ने किन के लिए काम किया है, और एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया है और सक्सेसफुल रहे हैं उनके। हो सकता है इसमें उस पार्टी की भी भूमिका रही हो, लेकिन वो सक्सेसफुल रहे हैं। और एक अगर अनसक्सेसफुल कोई नजीर है तो वो है कांग्रेस के साथ उन्होंने काम किया 2017 में उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, बल्कि जोरदार विफलता मिली। एक बात कहा जाता है कि आप बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए, लेकिन अगर आप उस डॉक्टर ने जो आपको दवाइयां बताई हैं, उस डॉक्टर ने जो आपको जिस तरह के परहेज बताए हैं, जिस तरह के उपाय बताए हैं, क्या आपने उन उपायों पर काम किया? मुझे लगता है कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर का कुछ इसी तरह का रिश्ता रहा है कि उन्होंने प्रशांत किशोर को हायर तो किया, उनके खाट के कंसेप्ट को अपनाया तो सही, लेकिन शायद कांग्रेस ने, आपको याद होगा कि आखिरी समय में आकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया था। ये समझौता मुझे अच्छी तरह याद है कि चुनाव के बिल्कुल जब बहुत करीब आ गए थे, तब जाके ये दोनों जो है लड़के एक साथ हो गए और यूपी के लड़के नाम से अभियान को बदल दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में ये खोट रही है कि वो चुनावों को शायद समझने में विफल रही है। और मुझे लगता है कि पिछले 10-12 साल की जो राजनीति है वो अब जो ट्रेडिशनल चुनाव के तौर तरीके हैं उससे निकल के आगे बढ़ चुका है। जिस तरह के कम्युनिकेशन स्किल के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जिस तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं चुनावों में,
वो अब साधारण और ट्रेडिशनल तौर तरीके से चुनाव अब लड़ा नहीं जा सकता। जिस तरह से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का स्तर ये कर दिया है कि बात बूथ लेवल तक ही नहीं सीमित रही है, पन्ना है ना, एक पन्ने पे जितने मतदाताओं का नाम है वहां तक पीछा करना है और तब जाके नतीजे हासिल करना है। तो चुनाव की जो नई रणनीति है उस रणनीति के हिसाब से कांग्रेस तैयार नहीं है। एक बात और है, जो बाकी दलों के साथ जिनके साथ प्रशांत किशोर ने काम किया है उससे एक चीज और अलग है कांग्रेस के साथ स्थिति। जिन दलों के साथ अभी तक प्रशांत किशोर ने काम किए हैं वहां पे संगठन के स्तर पर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस का संगठन भी लचर पचर हो चुका है। कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा पूरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है। कांग्रेस को ये पता नहीं है कि उसका अध्यक्ष अस्थायी है अस्थायी है, या कांग्रेस के अंदर जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी क्या भूमिका है, जो केयर टेकर प्रेसिडेंट है उसकी क्या भूमिका है, या उस संगठन को वो कैसे लेके जा रही है, संगठन में बड़े फैसले कौन कर रहा है। तो ऐसी सारी दिक्कतें हैं और प्रशांत किशोर के कांग्रेस के साथ काम करने की दिक्कत भी बड़ी है, चुनौतियां भी बड़ी हैं। मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर का आना कांग्रेस को नुकसान देगा, लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? आपने सही सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस तैयार है कि प्रशांत किशोर जो दवा बताएंगे, प्रशांत किशोर जो इलाज का तौर तरीका बताएंगे वो करेगी। प्रशांत किशोर ने शायद ये तरीका बताया है कि अगर आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार से नहीं रहे। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? क्या तैयार हो पाएगी कि अभी तक जो अध्यक्ष रहा है, जब से सोनिया गांधी ने बागडोर संभाली है, जब से सीताराम केसरी से सत्ता हाथ में ली गई है पार्टी परिवार के अंदर, तब से बाहर वालों को सत्ता देने से कांग्रेस डरती है। क्या इसके लिए कांग्रेस तैयार है? मुझे लगता है कि कांग्रेस की अपनी दिक्कतें हैं। प्रशांत किशोर के पास फॉर्मूला है, प्रशांत किशोर के पास एक स्टडी है और बड़ी डिटेल्ड स्टडी है जो छन छन के अखबारों में मीडिया में आ रही है कि उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस को उपाय बताए हैं और क्या जमीन पर किस तरह के हालात हैं, क्या आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कांग्रेस अभी भी ताकतवर है, कांग्रेस अभी भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है। और अब जब हम लोग बात करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की, तो आप देखिए कि क्या कोई दूसरी पार्टी का नाम ध्यान जहन में आता है? क्या आपको लगता है कभी कि ममता बनर्जी इतनी बड़ी हो जाएंगी कि वो अकेले मुकाबला कर पाएंगी भारतीय जनता पार्टी के? या शरद पवार बड़े दिग्गज नेता हैं, महाराष्ट्र में हैं, लेकिन क्या वो उनको सामने करके वो कोई ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है? या दक्षिण में मजबूत है डीएमके, तो वो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देगी। जब भी आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की बात करेंगे, आपके दिमाग में कांग्रेस का चेहरा याद आएगा, कांग्रेस के लोग याद आएंगे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकती है, और उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और जमीन पर क्या उसके लिए ताकत है, क्या चीजें हैं, क्या कनेक्ट है जिसको रिवाइव करने की जरूरत है, ये प्रशांत किशोर के पास फॉर्मूला है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर की इन तमाम जो स्ट्रेटेजी है उसको मानने के लिए तैयार है, उस पर काम करने के लिए तैयार है? क्योंकि दवाई, अब बीमारी चूंकि गहरी हो गई है, इसलिए दवाई भी कड़वी कड़वी है और बहुत कड़वी दवाई खानी पड़ेगी कांग्रेस को। और अगर प्रशांत किशोर के हिसाब से बहुत सारे फैसले करने पड़े, आपने सुना होगा कि आखिरी दिनों में जब जो पिछला चुनाव है जिसको प्रशांत किशोर ने बहुत तरीके से जीता, पश्चिम बंगाल का चुनाव जिसमें उसकी विजय हुई, वहां पे किस तरह के अंदर खाने में जो पार्टी के भीतर में किस तरह के वो चल रहे थे, कंट्राडिक्शन चल रहे थे, विरोध चल रहा था। तो वो विरोध कांग्रेस के भीतर भी है, कांग्रेस में भी टीम 23 है, टीम और भी लोग हैं जो प्रशांत किशोर के इस तरह के मुख्य भूमिका में आने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में प्रशांत किशोर पार्टी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। और देखिए, जहां तक विचारों का सवाल है, अभी अमलेंदु जी ने, शायद आपने भी ये सवाल उठाया कि विचारों की पार्टी रही है और प्रशांत किशोर चुनाव जरूर जिता सकते हैं, लेकिन विचारों से मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर उनको, कांग्रेस को विचारों से समझौता करने के लिए कह रहे हैं। जो जानकारी है, मेरी जिस तरह की जानकारी आ रही है, आपके पास भी होगी और ये ओपन मीडिया फोरम में है, कि प्रशांत किशोर का जो प्रेजेंटेशन था उसमें गांधी के कोट से ही शुरू किया गया।
तो गांधी को कितना लेकर कांग्रेस चल रही है और कितना लेकर चलने की जरूरत है, और गांधी ही की वोट में कांग्रेस जो है वोट जुटा सकती है, ये बात भी शायद प्रशांत किशोर बता रहे हैं। कांग्रेस की जो अपनी भूमिका रही है, अपना जो उनका अतीत रहा है, उस अतीत के साथ कांग्रेस लड़ाई में जा सकती है, लड़ाई के तौर तरीके बता सकते हैं, वो बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर की राय पर एक बार सख्ती से काम करके अगर कांग्रेस ने खुद को उबारने की कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। लेकिन अब वैसे भी देखिए, अगर कांग्रेस रास्ता जरूर भटक गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस में कई सारी चीजें हैं, कई सारे प्लस पॉइंट हैं। आप देखिए ना कि जो फिगर्स आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उसमें साफ साफ झलकता है कि कितनी सीटों पर, कितनी ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ही मुकाबले में रही है और दूसरे नंबर की पार्टी रही है। तो वहां पे जो करेक्शन किए जा सकते हैं, अगर उस हिसाब से कांग्रेस अपने कदम बढ़ाती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस फायदे में रहेगी। और एक बात और है कि कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में, कांग्रेस की पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में एक जो परसेप्शन गलत चला गया है आज की तारीख में, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, परसेप्शन क्रिएट करने का बहुत बड़ा रोल है। तो इन सब चुनावों में ये जो तरीका है, जो नया तरीका बताते हैं प्रशांत किशोर, मुझे लगता है कि ये तरीके काम कर सकते हैं और इससे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। मैं नहीं कहता कि वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के सत्ता में आ जाएंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस कोशिश में। भावेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, भावेश जी रोकना चाहूंगा, बातें अभी और आगे करनी है, थोड़ा सा बीच में माफ करें, मैं रोक रहा हूं। प्रशांत किशोर को लेकर के सुनील शुक्ल जी आपके पास आना चाहूंगा। सुनील जी, प्रशांत किशोर को एक सिरे से मीडिया का एक धड़ा और साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो खारिज कर रहे हैं जब कांग्रेस की बात आ रही है, लेकिन यही प्रशांत किशोर हैं जिनकी अभी जो लिस्ट में दिखा रहा था, इसमें से एक भी चुनाव उनके नेतृत्व में जहां भी उन्होंने एक रणनीतिकार के रूप में काम किया है, वो पार्टी हारी हो। जितनी लिस्ट, एक बार मैं चाहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि उस लिस्ट को फिर से दिखाइए। उस लिस्ट में आप देखेंगे कि जितने भी चुनाव, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, बीजेपी के साथ देख लीजिए, जेडीयू के साथ में, कांग्रेस 2017 पंजाब के साथ में, अब वाईएसआरसीपी के साथ में आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इन तमाम के साथ में, और सारे जीते हुए दल हैं जिनकी भी रणनीतियां प्रशांत किशोर ने बनाई। लेकिन आज जब कांग्रेस के साथ, इसको हटा लीजिए, जब भी कांग्रेस के साथ आने की बात हो रही है और उसमें भी ये कि कांग्रेस ज्वाइन करके प्रशांत किशोर आ रहे हैं, तो इसमें तकलीफ क्या होनी चाहिए? क्यों आखिर इतनी तकलीफ? कई लोग, मैं यहां हमारे जो साथी बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे इतर जो खुले मंच पर जो बातें चल रही हैं उसकी बात कर रहा हूं। एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में अगर बात की जाए, और ऐसा इंसान अगर आता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो जुड़ता है, तो इसमें क्या तकलीफ है? सुनील जी। राजीव जी, आप एक मकान के मालिक हैं, गृह स्वामी हैं आप, लेकिन अपने घर के प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की आवश्यकता आपको हमेशा रहेगी। अगर आप एक अनुभवी, जानकार, विज्ञ सलाहकार अगर आपके पास नहीं है, तो आप हर चीज की जानकारी आपके पास नहीं हो सकती है। आपके घर में बिजली की समस्या कहाँ है, पानी की लीकेज कहाँ पे जा रही है, ड्रेनेज कहाँ खराब हो गया, सफाई की कहाँ जरूरत है, यह इसकी आवश्यकता आपको रहेगी। लेकिन वह जो विज्ञ सलाहकार है, वो आप कभी भी आपका मकान मालिक नहीं हो सकता। मकान मालिक तो आप ही रहेंगे। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस सलाहकार की बात को कितनी तवज्जो देते हैं। यही स्थिति इस समय कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के पास, कांग्रेस की जो धरोहर है वो कांग्रेस के नेताओं के ही पास है। वो सोनिया गांधी के ही पास है, वो राहुल गांधी के पास है, प्रियंका गांधी के ही पास है। लेकिन जो प्रशांत किशोर की आवश्यकता है, राजीव जी, मैंने 2012 में जब ये प्रशांत किशोर का नाम आया था, तो मैंने इस व्यक्ति को गांधीनगर में काम करते हुए देखा है, बीजेपी के कार्यालय पर। यह व्यक्ति इतना आर्टिकुलेट है और इसके पास जमीनी जानकारियां कितनी होती हैं चुनाव के पहले, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 2017 का चुनाव अगर आप छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ लगे थे, इसके अलावा कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें इस व्यक्ति की रणनीति कभी फेल हुई हो। आप याद कीजिए, 2015 में जब ये नीतीश कुमार के साथ पटना में चुनाव में लगे हुए थे, तो नीतीश कुमार और लालू यादव को साथ लाने में प्रशांत किशोर के साथ बड़ी भूमिका थी।
और दोनों को अलग अलग इन्होंने इन लोगों की मुलाकात कराई थी, एक खूब चर्चा में आया। अभी जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव की स्थिति आई, जिस तरीके से प्रचार अभियान बीजेपी ने चलाया, दूसरा कोई व्यक्ति होता तो हवा हो जाता। राजीव जी, आज चुनाव विचार के साथ साथ एक प्रबंधन है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। और उस प्रबंधन की आवश्यकता हर पार्टी को है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एसवाईआर कांग्रेस हो। कोई ऐसा दल नहीं है जिसके पास एक प्रबंधन की आवश्यकता न पड़े। और उस प्रबंधन के लिए, उस प्रबंधन में प्रशांत किशोर जैसे लोग बहुत माहिर हैं। कांग्रेस एक मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि कांग्रेस एक अकेली पार्टी है पूरे प्रदेश में जिसके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा तालुका, कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा गांव नहीं है, एक क्रॉस द कंट्री, पैन इंडिया, जहां पे कांग्रेस के लोग ना हो। आवश्यकता क्या है? केवल उनको एक्टिवेट करने की, उनको एक राह दिखाने की। और वह जो पार्टी का नेता है, वह पार्टी के नेता के माध्यम से ही उनको राह भी दिखाई जा सकती है। मेरी मान्यता यह है कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार जो चुनाव प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी करते हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाए, चुनाव के लिए व्यवस्था क्या की जाए, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, नैरेटिव कैसे सेट किए जाए, अपोजिट जो हमारा विरोधी दल है उसके खिलाफ हम काउंटर अटैक कैसे करें, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे प्रबंधन की आपको आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास सूचनाओं की कमी नहीं है, जिसके पास परंपराओं की सूचनाएं ना हो। एक समृद्ध पार्टी है वो, लेकिन जो आपकी समृद्धि है, जो आपकी धरोहर है, उसका कैसे ठीक तरीके से उपयोग कर लिया जाए, इसके लिए आपको एक रणनीतिकार की आवश्यकता है। और ऐसे में और है जब आपके पास विभिन्न राज्यों में अलग अलग धाराएं बह रही। आपके सामने भी तत्काल 2024 का चुनाव तो मुख्य चुनाव है, जो बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से। मैं भी जो इनके कुछ सोशल मीडिया पे जो इनके वक्तव्य हैं वह मैंने भी पढ़े हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं जो डिक्लेयर साइंस हो। हर आदमी को ये पता है कि कैसे पार्टी को चलाया जाए और पार्टी को कैसे संगठित किया जाए, पुराने नेताओं को क्या उपयोग किया जाए और नई लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए। ये अब जो भी राजनीतिक की जो समझ रखता हो उसके पास इसकी जानकारी है, लेकिन एक संस्थागत तरीके से उन चीजों को लागू किया जाए, इसकी आवश्यकता कांग्रेस के पास को है। एक ऐसी पार्टी जो पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, कई राज्यों में 25 साल से सत्ता से बाहर है, उसके पास एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता है। कोई भी संस्था हो, चाहे राजनीतिक दल हो और भी संगठन हो, उसके पास प्रबंधन के लिए, एक अनुभवी प्रबंधन के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। जो लोग प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं वो केवल इसीलिए विरोध कर रहे हैं, वो कितने तटस्थ हैं राजीव, जिसकी कल्पना आप आसानी से कर सकते हैं। आलोचक की तस्वीर देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं और ये कहां से सोच रहे हैं, इनके पास इनपुट कहां से आया है, क्या कहने के लिए, किस समय कहने के लिए इनको संकेत दिए गए हैं। तो इस आलोचना का कोई मतलब नहीं होता है। निश्चित रूप से कांग्रेस जो अब तक अपने समृद्ध परंपरा को लेकर के, राजीव जी एक अकेली पार्टी है जिस प्रधानमंत्री आतंकवाद के शिकार हुए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का परिवार अकेला परिवार है इस देश का जिसके 2 सदस्य आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए हैं। और आप इस थाती को लोगों तक पहुंचाने में विफल हैं, तो यह भी कमी है ना। इसके लिए आपको प्रबंधन की आवश्यकता है। और अगर आप अपनी लीगेसी से अपने आप को जोड़े नहीं रखेंगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपकी शिनाख्त, आपकी पहचान आपकी अपनी लीगेसी के साथ है। और अकेली पार्टी है इस देश में जिसके मूल सिद्धांत इस देश के आम आदमी को और बहुसंख्यक लोगों को स्वीकार है। कांग्रेस को आवश्यकता है कि अपनी बात पे अड़े रहने की अपनी बात को कहते रहने की जरूरत है। और देखिए, आज भी कम से कम 11-12 करोड़ लोग ऐसे हैं, इतने विरोध के बावजूद भी, जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, जो कांग्रेस को वोट देते हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, मसलन गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति केवल कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में अगर प्रशांत किशोर, मेरी व्यक्तिगत समझ यह कहती है कि प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार, जमीनी जानकारियों से भरा हुआ व्यक्ति और एक अच्छा रणनीतिकार अगर जुड़ता है तो इसमें यह कांग्रेस के लिए अच्छी बात है और इनको जोड़ के रखना चाहिए। लेकिन
या किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए कि जो कांग्रेस है वह पूरी अपनी थाती या स्वामित्व प्रशांत किशोर को सौंपने जा रही है, या एक अच्छे संस्था के, एक अच्छे भवन की, एक अच्छे स्थान के बेहतर प्रबंधन और उसके प्रगति के लिए जो आवश्यकता, रणनीति की आवश्यकता होती है, वह दायित्व प्रशांत किशोर के पास मुझे होगा और इसकी आवश्यकता भी कांग्रेस को है। और निश्चित रूप से अगर प्रशांत किशोर के कार्य करने की शैली को, मुझे लगता भी है 7-7 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे अगर किसी व्यक्ति को सुनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के पास समय है तो निश्चित रूप से इस जानकारी का ये पार्टी उपयोग करेगी, और अगर ये उपयोग करती है तो आने वाले दिन कांग्रेस को और मजबूती प्रदान करेंगे। जी मीनू जी, आप तमाम बातें सुन रही हैं, जरा समझना चाहूंगा आपसे कि प्रशांत किशोर को लेकर के जो बातें चल रही हैं, आप भी पढ़ रही हैं, मीडिया में देख रही हैं जो कुछ चल रहा है, कांग्रेस पार्टी की जब बात आती है तो कांग्रेस को लेकर के अच्छी बातें कम और बुरी बातें ज्यादा फैलाई जाती हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का आना, प्रशांत किशोर अगर आम आदमी पार्टी में जाते हैं, प्रशांत किशोर अगर जेडीयू के लिए काम करते हैं, या जेडीयू को तो उन्होंने ज्वाइन भी किया था एज ए वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन वो टीएमसी में के लिए काम करते हैं, डीएमके के लिए काम करते हैं, तो इतनी बातें नहीं होती हैं। लेकिन आज अगर प्रशांत किशोर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, दूसरे नेताओं के साथ बातें होती हैं, अलग अलग मसले पर स्ट्रेटेजी तैयार होती है, प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की बात अगर कही जाती है, तो इन सब बातों को लेकर के पॉजिटिव की जगह निगेटिव बातें ज्यादा क्यों होती हैं? क्या कुछ है इसके पीछे? क्या एक कारण तो साफ समझ में आ रहा है, जो शुरुआत में मैंने कहा भी कि बात सीधी है कि बीजेपी के साथ साथ जो गोदी मीडिया है वो भी कांग्रेस मुक्त भारत के उसमें लगा हुआ है और साथ दे रहा है, उसको बहुत खुशी होती है। बुलडोजर पर चढ़ करके उसे रिपोर्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, राजगढ़ की जगह अलवर कहना उसे अच्छा लगता है, और गहलोत की सरकार मंदिर गिरवा रही है ये कहना अच्छा लगता है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। जब सच्चाई से पर्दा हटता है तो खबरें भी उतार दी जाती हैं, कुछ और खबरें चलाई जाती हैं। ये सब कुछ यहाँ पर है, ये हम और आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन इससे इतर कांग्रेस क्या करे और क्या कर रही है कांग्रेस कि उसकी बातें, जो सच्चाई है वो बाहर तक आए, और उसमें प्रशांत किशोर का रोल, जरा इस पर आपकी राय समझना चाहूंगा। अभी आपने राजस्थान को लेके 2-3 घटनाओं का विवरण, घटनाओं को कोट किया है आपने, तो मेरा ये कहना है कि क्योंकि कांग्रेस में इतना ज्यादा बिखराव हो चुका है, तो ऊपर से नीचे तक खेमेबंदी हो रखी है, सेंटर में देखिए तो, राज्यों में देखिए तो जो ये राजस्थान वाली घटना को एक उदाहरण मान के चले कि अगर इस वक्त कोई एक प्रशांत किशोर जैसा स्ट्रेटेजिस्ट, रणनीतिकार अगर मौजूद होता, तो उसी वक्त, जैसे कि कल मंदिर, 300 साल पुराना मंदिर जो राजगढ़ की नगर पालिका ने गिराया, उसको सोशल मीडिया में डाला गया अमित मालवीय के द्वारा कि भाई ये जो है कांग्रेस गिरवाया है, कांग्रेस की सरकार ने। उसको उनके मंत्री जी ने भी कह दिया कि कांग्रेस की सरवाया है, और उसको टीवी चैनल्स ले उड़े। पूरी हिंदुस्तान के अंदर ये मैसेज फैल गया कि देखो हिंदू विरोधी सरकार है, और इन्होंने वहां 300 साल पुराना गिरा दिया। यही घटना अभी आपको ध्यान होगा राजस्थान में 1 महीने पहले हुई थी। बालाजी जो मंदिर है वहां पे सालासर, वहां एक सिंह द्वार बना हुआ है सड़क के ऊपर, तो वहां पे जो हाईवे के जो चौड़ीकरण के लिए उसको हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिंह द्वार को गिराया, लेकिन मीडिया में क्या आईटी सेल ने और टीवी चैनल्स ने क्या सनसनी फैला दी कि देखो हिंदू विरोधी कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत सरकार ने वहां पे सिंह द्वार को गिरा दिया। अब इस दौरान, इन दोनों घटनाओं के दौरान कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता तो सोच रहा है क्या जवाब दे, एक दूसरे से पूछ रहे हैं भाई क्या कर दिया ये कांग्रेस ने। उतनी देर में वो झूठ जो है सारी दुनिया में फैल चुका था। 10 घंटे बाद इसके कार्यकर्ताओं को ये खबर आई कि भाई ये सिंह द्वार था, ये हाईवे अथॉरिटी ने गिराया, गहलोत सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। इसी तरह शिव मंदिर के बारे में कि कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, ये तो उल्टे गहलोत इनकी नगर निगम ने, नगर पालिका ने गिराया है, और वहां पे इन्हीं की भाजपा की ही वो है मेजोरिटी, वहां 35 सीटें बताते हैं, 36 में से उनकी है और 1 कांग्रेस का है। तो उसमें कांग्रेस ने गिराया है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो जमीन पे जवाब दे रहा है, कांग्रेस के लड़ रहा है, उसमें नेता भी शामिल है, उनका भी किसी के पास जवाब नहीं था। मैं भी बार बार सोशल मीडिया खंगाल रही थी क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आ रहे थे कि क्या हो रहा है ये, तो हमारे पास जवाब नहीं
आवाज नहीं आ रही है मीनू जी की। थोड़ा आवाज डिस्टर्ब है मीनू जी की। दोबारा मीनू जी के पास आना चाहूंगा, लेकिन अभिलाष अवस्थी जी, सीधा आपके पास आना चाहता हूं। जो कुछ चल रहा है अभी, तमाम आपने 4 हमारे वरिष्ठ जनों की बात आप सुन रहे थे बहुत गंभीरता के साथ, और जो कुछ प्रशांत किशोर को लेकर के कहा जा रहा है, जो कुछ मीडिया में चल रहा है, जो कुछ कांग्रेस के साथ चल रहा है, और खासकर कांग्रेस की बातें जो पॉजिटिव तो छोड़िए, जो कांग्रेस करती नहीं है वो बातें भी इस ढंग से बताया जाता है, दिखाया जाता है कि कांग्रेस ने ही ये सब कुछ किया है। और पिछले दिनों अभी जो राजगढ़ की बात, अलवर की बात जो हो रही है, वो बात भी साफ साफ यहां जाहिर हम लोग मतलब वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे और भी दूसरे राज्यों की बात हो, हर जगह वही हाल है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पे, और ऐसे में प्रशांत किशोर कितने सहायक हो सकते हैं कांग्रेस की छवि को निखारने में? राजीव रंजन जी, 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया राजस्थान में। इसके एवज में कोई बोलने वाला नहीं है अभी कि पिछले दिनों काशी कॉरिडोर में स्कंद पुराण में वर्णित 113 मंदिरों को तोड़ा गया, और वो 113 मंदिर जहां रखे गए वहां पर कुत्ते छुच्छू कर रहे हैं, इसकी तस्वीर भी आई है, और वहां के मजदूर भी वहां पर पेशाब कर रहे हैं। मुझे चैनलों में ऐसी बातें करने में थोड़ा हिचक होती, मगर कर रहे हैं। वे सारे चित्र नहीं, वीडियो आए हुए हैं सामने, लेकिन कोई इन बातों को उछालने के लिए तैयार नहीं है, और वो 300 साल पुराना मंदिर वो चर्चा में ले आए। तो ये उनका जो एक सशक्त मीडिया या निगेटिव मीडिया है भारतीय जनता पार्टी का, उसका ये गैर हिंदुत्ववादी है। लेकिन क्या करें। अब प्रशांत किशोर पे ही आता हूं कि प्रशांत किशोर की ऐसे समय जरूरत, अगर प्रशांत किशोर ममता बनर्जी से कहते हैं कि आप जाइए काली देवी के मंदिर, जाइए घूमिए जाके, तो उस समय प्रशांत किशोर अगर होते उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो वो बोलते प्रियंका गांधी से कि भाई आप ये स्कंद पुराण में वर्णित हैं, ये शिव के वो आधुनिकीकरण के नाम पर ये मंदिर तोड़े गए हैं, इनके चित्र हैं, इनकी बात उठाइए। मगर वो न तो उठाई गई न कुछ हुई। मैं अमलेंदु उपाध्याय और सुनील शुक्ला ये 2 जने की बातें बड़े बहुत ध्यान से सुनी, और अमलेंदु जी ने जिस ढंग से बताया कि भारत की आजादी और में कांग्रेस शामिल थी, और सुनील शुक्ला जी ने भी बताया कि प्रशांत किशोर को हम कुछ सौंपने वाले नहीं है, मतलब कांग्रेस का सत्य है। देखिए, सलाहकार तो हमेशा से रहे हैं। अटल जी के सलाहकार ब्रजेश मिश्र थे, द्वारका प्रसाद मिश्र के बेटे थे, है ना। नेहरू जी के भी अपने सलाहकार थे, और इनके भी अपने राजीव गांधी के अंबिका सोनी और अहमद पटेल सलाहकार थे, सोनिया गांधी के भी अहमद पटेल सलाहकार थे, और इनके भी सलाहकार बहुत सारे हैं नरेंद्र मोदी के। तब क्या था एक परिस्थिति कि उस सलाहकार दल से ही निकाले जाते थे। अच्छा, और एक अंतर हमें बड़े स्पष्ट समझ लेना, संगठन एक होता है और चुनाव दूसरा होता है। 2 पक्ष होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के। तो संगठन के नेता प्रशांत किशोर बनने नहीं जा रहे हैं, उनके जुम्मे 2024 या उसके पहले के चुनाव दिए जा रहे हैं। तो उनको चुनाव सौंपे जा रहे हैं, उन्हें संगठन नहीं सौंपा जा रहा है। जबकि हमें लगता है कि उन्हें थोड़े से संगठनों में भी इंटरफियर करना चाहिए। मैं पहले आपके यहाँ बोल चुका हूं, और अमलेंदु जी की बात की खाली आजादी की लड़ाई ही कांग्रेस ने नहीं लड़ी। भाभा एटॉमिक नेहरू जी ने बनाया था, पोखरण का विस्फोट जो है वो इंदिरा गांधी ने किया था, कंप्यूटर राजीव गांधी लाए थे, और परमाणु जो डील थी मनमोहन सिंह ने उसके लिए अपनी पूरी सरकार वामपंथियों के सामने खड़े होकर खत्म करवा दी थी। तो सिर्फ आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी थी, आधुनिक भारत को आधुनिक बनाने की भी लड़ाई लड़ी। और उसमें मनमोहन सिंह ऐसे लोग जिन्होंने भारत को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के भी अपने प्रयास किए। और सुनील जी ने बहुत बड़ी बात कही कि कांग्रेस, और प्रॉब्लम ही सुनील जी ये हुई है और राजीव जी कि 18 साल का जो वोटर बनाया है राजीव गांधी ने, उन्होंने तो बड़ी अच्छी नीयत से बनाया था। मूल में यही है
वो 18 साल का लड़का जो आज 20-25 साल के लड़के हैं, उनको ये किसी ने नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि नेहरू जी 9.5 साल जेल में थे स्वतंत्रता के पहले। उनको ये मालूम ही नहीं कि जो है मोतीलाल नेहरू जो है वो इलाहाबाद से अखबार निकाल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि नेहरू जी की 12 साल की लड़की स्वतंत्रता की लड़ाई में वानर सेना बना के शामिल थी। उन्हें तो ये मालूम है कि अब की बरस हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे और भगवा है ये, और हम भी ब्राह्मण हैं। लेकिन क्या है कि परिस्थितियां इस ढंग से बन चुकी हैं कि वो 19 साल का जो 18 साल का वोटर है, उस तक हम नहीं कहते हैं कि आप कांग्रेस की बात पहुंचाए उन तक, लेकिन उन तक भारत की बात तो पहुंचाइए कि भारत की आजादी के लिए किसने क्या संघर्ष किया और इस भारत को गुलाम बने रहने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान था। लेकिन वो कोई भी लिगेसी सामने नहीं आ रही है। खैर, मैं फिर वही बात पे लौटता हूं कि संगठन 365 दिन रहता है। जो कांग्रेस के संगठनकार हैं, जो नेता है, वो 365 दिन रहेंगे। और प्रशांत किशोर जरूरी नहीं है, वो तो चुनाव के वक्त ही रहेंगे, 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने। अब देखिए कि उनकी जरूरत क्या है। अगर वो पूरी तरीके से दल में शामिल होते हैं और पूरी दल, और एक बड़ी खूबी बात है, प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में आते हैं तो उनको सबसे बड़ी चीज, अगर वो न्यूट्रल हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी को भी 2 बार चुनाव लड़ा चुके हैं, वो लालू यादव को भी लड़ा चुके हैं और भी बहुत सारी बातें वो कर चुके हैं। अभी एक बात आई बीच में, मैंने शायद सुनी थी कि शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मैं उस समय वाला था, शायद राजीव जी ने बोली थी कि आम आदमी पार्टी की पहली सरकारी कांग्रेस के सहयोग से बनी थी, जब उनके पास 27-28 थे और कांग्रेस 9 विधायक लेके आई थी। मुझे जो संख्या हो सकता है इस समय अचानक न याद आए। तो अब पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश में सारा खेल रणनीति ने बर्बाद किया। प्रियंका गांधी को जनता ने हाथों हाथ लिया, प्रियंका गांधी की रैलियों में भीड़ उमड़ी, प्रियंका गांधी को लोगों ने प्यार किया। प्रियंका गांधी 4 दिन जेल में बंद किया योगी जी ने, उसका भी कोई फायदा क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि वहां रणनीतिकार के नाम पर एक संदीप सिंह के नाम के व्यक्ति थे जो जेएनयू से आए थे, वो भी इसी बहाने आए थे। लेकिन उन्होंने आकर संगठन में आकर इंटरफियर किया, उन्होंने संगठन में इसको अध्यक्ष बनाओ, उसको अध्यक्ष बनाओ। प्रशांत किशोर को ये काम नहीं करना है, इसको टिकट बांटो, इसको ये करो, इसको ये करो। संदीप सिंह ने ये काम किया, ये काम प्रशांत किशोर का नहीं है। उन्हें सलाह दे देनी है कि यहाँ पर जो ये जो चुनाव क्षेत्र है, यहाँ पर दलित प्रत्याशी लड़ाओ या यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उठाओ, जो चुनाव की एक अपनी रणनीति होती है। और ऐसे में जब एक बड़ा रणनीतिकार साथ होता, मैं थोड़ी सी एक बात दोहरा दूं क्योंकि फिर आप अगली अपीयरेंस के लिए आए, कहने को तो बहुत है कि प्रशांत किशोर के जिम्मे थोड़े ज्यादा अधिकार दिए जाए, इसकी तो हमें मांग करनी है अमलेंद्र जी, कि प्रशांत किशोर आए और वो आके राहुल गांधी से बोले कि आपने जो पिछले 15-16 साल से युवक कांग्रेस और छात्र कांग्रेस को जो चुनाव शुरू करवा दिए हैं, इनको आप बंद करिए, इनको जो है स्वेच्छा से जो अध्यक्ष मनोनीत कीजिए और उसे अपने आप जो है 10 महामंत्री बनाने दो, 10 अध्यक्ष बनाने दो। विकास ही नहीं हो रहा है। एक अध्यक्ष, मैं फिर दोहरा रहा हूं बात कि युवक कांग्रेस के चुनाव में क्या होता है, जिसको 1103 वोट मिले वो अध्यक्ष हो गया, जिसको 1100 वोट मिले वो उपाध्यक्ष हो गया, जिसको 5 वोट कम मिले वो महामंत्री बन गया। एक बनता है केवल, और जो अध्यक्ष है उसकी बात जो है उपाध्यक्ष नहीं सुनता है। मुझे मुंह पे बोला एक ने कि यार मुझसे 3 ही वोट तो ज्यादा पाया, एकाएक अध्यक्ष मेरा। तो ये सारी बातें निकल के आई। तो जो आपका कैडर फॉर्मेशन थी राजीव रंजन जी, जहां से आपका एक परंपरागत कांग्रेसी निकलता था, युवक कांग्रेस, छात्र कांग्रेस, आज देखिए ना आप, अगर मनीष तिवारी, आनंद शर्मा और ये रमेश चनिंचला और ये सारे, बहुत ठीक है वो G23 में है एक दो लोग, लेकिन वे जो NSUI से निकले हुए लोग हैं, छात्र कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, उनमें शायद ही कोई कभी कांग्रेस छोड़ के गया। आज बुरी परिस्थिति है कांग्रेस की, फिर भी NSUI के लोग जो फिर बाद में युवक कांग्रेस में गए,
और फिर वो वृद्ध मैं तो मजाक में कह रहा हूँ, वो जो बड़ी कांग्रेस है उसमें गए, तो उन्होंने कांग्रेस संभाल के रखी है एनएसयूआई की जो प्रोडक्ट है। तो अगर प्रशांत किशोर को संगठन के रूप में भी काम करने के लिए सलाह देनी चाहिए, उन्हें ये सलाह देनी चाहिए कि भाई आप कांग्रेस हो, आप तो भाई आप इतने साल की पुरानी कांग्रेस हो, अभी आपके पास 3 इंटक है। अरे कांग्रेस का जो मजदूर संगठन है वो 3 है उसके अध्यक्ष, एक है 93-94 साल के रेड्डी हैं जो वहां पर है तमिलनाडु में, एक है यहाँ पर झारखंड में तिवारी जी हैं, त्रिपाठी जी, और एक और है हैदराबाद। तो तीनों इंटक को एक क्यों नहीं करते हो आप? सेवा दल, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अक्सर दिल्ली जाता रहता हूं और बड़ी शर्म की बात है मैं आपके यहां से बोल रहा हूं कि सेवा दल का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वो कांग्रेस के बगल में है, बिल्कुल जुड़ा हुआ, और वहां जाइए तो 2 या 3 लोग मिलेंगे, और उधर मेज में आपको हाथ रखनी है तो रुमाल निकाल के पहले धूल साफ करें। यानी कांग्रेस सेवा दल जो नेहरू जी के काल में, जो गांधी जी के काल में, जो इंदिरा जी और राजीव गांधी को सबसे पहले सेवा दल का प्रभारी बनाया गया था, राजनीति में उनकी एंट्री सेवा दल से हुई थी। उस सेवा दल के कार्यालय में अगर आपको जाना है तो कुर्सी साफ करिए पहले और मेज साफ करिए तब बैठिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर प्रशांत किशोर इन चीजों पर भी सलाह देंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे तो एक बहुत ही सुनहरी किरण दिखती है, क्योंकि ये जो प्रशांत किशोर हैं बेसिक एक सेकुलर आदमी है, जो उनकी कार्य प्रणाली से मुझे लगता है वो एक सेकुलर आदमी है, और भारत की सभ्यता और कांग्रेस की सभ्यता दोनों ही एक धर्मनिरपेक्ष है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर बहुत उपयोगी हैं। जो एक भगदड़ मची है, जितिन प्रसाद, फला प्रसाद, आरपीएन सिंह और ये संदीप दीक्षित, इन सबको रोकने में भी इनकी बड़ी भूमिका रहेगी। और अंत में 2 लाइन कि नेता का काम है प्रचार करना, रैलियों में भाषण देना, ये करना, मगर रणनीति बनाने का काम किसी खास व्यक्ति पे होना चाहिए। सो आई वेलकम प्रशांत किशोर कांग्रेस एज ए इलेक्शन स्ट्रेटजी। थैंक यू। मीनू जी, आपकी आवाज बीच में रुक गई थी और हम आगे इनसे अवस्थी जी से बात करने लगे थे। थोड़ा अपनी बात आप पूरी कीजिए और फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं प्रशांत किशोर को लेकर के। जितनी बातें बाहर हो रही हैं और जो हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। इस फर्क को समझने की जरूरत है, वही यहां हम समझना चाह रहे हैं। क्या कहेंगी आप? मेरा ये कहना है कि आवाज आ रही है मेरी साफ? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर जी। मेरा ये कहना है कि प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है भाई ट्रोजन हॉर्स है, ये या प्लांटेड है फिर सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, जो कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के लिए भेजा गया है। मैं इन चीजों से सहमत नहीं हूँ। किशोर जो है वो की विचारधारा में किसी प्रकार का कोई संशोधन या कोई परिवर्तन या उसको कुछ परिमार्जन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो महज एक रणनीतिकार के तौर पे आ रहे हैं। और आज क्यों जरूरत पड़ रही है ये बात सब पूछ रहे हैं। कोई सलाह दे रहे हैं कि भाई संगठन में नीचे तक कार्यकर्ता से बात करो, संवाद स्थापित करो, इससे सही हो जाएगा बीमारी। नेता लोग आपस में थोड़ी गुटबंदी बंद करें, उससे बीमारी सही हो जाएगी। या भाई कांग्रेस के तो जो अपना विचारधारा का जो मूल सिद्धांत है उन्हीं में जाइए, उन्हीं में आपके रिवाइवल की कुंजी छुपी हुई है। मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस की जो मर्ज है वो उस अवस्था में पहुंच चुका है, उसमें इन घरेलू नुस्खों से मर्ज का इलाज नहीं होने वाला है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी देखनी पड़ेगी। उसके लिए प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति, जो कि वो विचारधारा, जैसा मैंने कहा कि वो विचारधारा बदलने के लिए नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोला था राजीव जी कि उन्होंने टीएमसी के साथ काम किया है, डीएमके के साथ भी काम किया है, आपके साथ भी काम किया है, और जेडीयू के साथ भी, बीजेपी के साथ भी। तो वो उन पार्टियों की बंगाल में या तमिलनाडु में विचारधारा नहीं बदली उन्होंने डीएमके की या बंगाल में टीएमसी की। विचारधारा का वो ही रखा, जो स्वरूप था वो था। उसी के बीच में, उसी फॉर्मेट के अंदर उन्होंने रणनीति बनाई, और यही खूबी है उनकी। मैं अगर उसका साइको एनालिसिस करूं तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत फ्लेक्सिबल आदमी है
कि वो इतनी सारी विचारधाराओं के बीच में काम कर चुका हो, आपने चार्ट दिया उसमें सबको जिता चुका, परस्पर विरोधी विचारधाराओं को है तो वो तो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो तुरंत स्विच ओवर कर जाएगा कांग्रेस की विचारधारा पे, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाने में वो मेरे हिसाब से तो बहुत सफल होगा। और आप ये मत भूलिए, इसमें थोड़ी सी एक और दूसरी बात कह रही हूँ, हट भी नहीं कह रहा है, ये मत भूलिए कि प्रशांत किशोर बिहार से आते हैं और बिहार में राजनीति वहां के बच्चे से लेके बूढ़े तक और हर वर्ग के जाति लिंग सबके नस नस में रची हुई है, राजनीतिक रूप से बड़े सजग है वहां के लोग, बता हर व्यक्ति की राय होती है राजनीति के ऊपर। तो मैं मानती हूँ कि प्रशांत किशोर उसी रण में जिसको पॉलिटिकल एक्यूमेन कहते हैं, मेरे हिसाब से उनके अंदर होगा और उन्होंने इस चीज को प्रयास किया है 2024 तक। इस भारतीय जनता पार्टी का जो ये बढ़िया चल रहा है, ये बुलडोजर की जो राजनीति है, तो उनको उन्होंने भाग लिया है, उससे पहले ही भाग लिया, वो भी मौसम विज्ञानी है बिहार के, तो उन्होंने पहचान लिया है कि ये करने वाली है जनता इस राजनीति से, क्योंकि हिंदू मानस बहुत लंबे तौर तक आक्रामक नहीं रह सकता, इतिहास बताता है मानस आक्रामक नहीं है स्वभाव से, और वो बहुत दिन तक रहेगा भी नहीं। आपने जबरदस्ती उसे शान पे चढ़ा रखा है, लगा रहे हैं धार उसमें लगातार, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं उस धार पे रहेगा, वो उतर जाएगा उससे, और वो इस बात को प्रशांत किशोर जानते हैं और वो विद इन फ्रेमवर्क काम करेंगे। और मैं क्या एक बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के अंदर आज जो स्थिति पैदा हो गई है कि ऊपर के एक G23 खड़ा है और एक जनरेशन नेक्स्ट खड़ी हो गई है, जिसमें कि समझ लीजिए आप राहुल गांधी प्रतिनिधित्व करते हैं और G23 है, उनका आपस में मेरे हिसाब से ये क्लैश ऑफ जनरेशन, उनमें जनरेशंस का जो क्लैश हो रहा है उसके बीच में एक ब्रिज की जरूरत है। अब कांग्रेस का कोई नेता ब्रिज बने उन दोनों के बीच में, कोई नहीं मानेगा, ना तो जो नेक्स्ट मानेगी राहुल गांधी की, ना G23 मानेंगे, वो कहेंगे मैं बड़ा, वो कहेंगे हम ज्यादा टैक्स है अभी। तो ऐसा एक ब्रिज चाहिए बीच में कि जिसकी बात दोनों मान ले, कम्युनिकेट कर सके, कन्वे कर सके, एक आदमी जो न्यूट्रल हो। और एक चीज और है, ये कहा जाता है कि सेकंड लीडरशिप का, कार्यकर्ताओं का हाईकमांड के साथ, ऊपर के नेताओं के साथ कोई संवाद नहीं है, वहां भी है, तो उस को भी किशोर देंगे आप क्यों कैसे करेंगे, क्योंकि जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी की पोस्ट के बारे में बात हो रही है, जी की आवाज जब चीफ स्ट्रेटेजिस्ट सोनिया गांधी डिस्टर्बेंस के साथ में आ रही है, लेकिन समझ में बातें आ रही थी इसलिए सुन रहे थे, लेकिन मीनू जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार फिर। ओके, अभी तो नहीं आ रही जी हेलो मीनू जी थोड़ा, जी मीनू ठीक है ओके, नेटवर्क पूरा वो जा रहा है, लेकिन आपकी बातें बिल्कुल साफ समझ में आ रही थी जो आप कहना चाह रही हैं, और स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत होती है, और बहुत सही बात है कि कई अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टी के साथ अगर एक इंसान काम करके आता है, और ऐसे भी कांग्रेस तो कई विचारधाराओं का सम्मिश्रण है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, तो कांग्रेस में शायद और अच्छी तरह से काम करें प्रशांत किशोर, और कांग्रेस के जो लोग हैं वो वेलकम कर रहे हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है अलग अलग जगहों पे। जिनसे भी बात कीजिए कांग्रेस में इस वक्त सर्व स्वीकार कहा जा सकता है प्रशांत किशोर को लेकर के। अब उसमें दूसरी एक और भी है, दूसरा जो दल है जो लगातार जो बातें कह रहा है, इसमें कुछ चीजें अलग हैं जिस पर अब थोड़ा सा समय खत्म हो चुका है, होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। प्रशांत किशोर की जो बातें अंदर से निकल के आई हैं, उन बातों में एक बात यह भी है कि प्रशांत किशोर अब 2024 की तैयारियों पर बात करेंगे। ये जो 22 में जिन राज्यों में चुनाव है उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजी उनकी सीधी 2024 की है। तो फिर गुजरात का चुनाव, हिमाचल प्रदेश का चुनाव किसके तहत लड़ा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यहां ये आती है कि प्रशांत किशोर की एक बात और सामने आई थी कि गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष हो, ये बात भी आ रही है बाहर। तो कुछ क्या गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी, और उस पर जो भी अध्यक्ष होगा और फिर प्रशांत किशोर को स्वीकार कर पाएंगे लोग, दूसरे लोग, कई तरह के सवाल हैं। इन सवालों के साथ मैं भावेश जी के पास भी आना चाहूंगा और आप लोगों के पास भी आना चाहूंगा, लेकिन चूंकि अमलेंदु उपाध्याय जी, अमलेंदु जी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आगे। जी अमलेंदु जी, बातें आप सुन रहे हैं, कुछ आपके विचार, शुरुआती विचार जो थे और अब जो बात सुन रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? फिर भावेश जी के पास आना चाहूंगा। जो सवाल अभी मैं रेज कर रहा था उस पर, अगर इस पर कुछ आप भी कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए। अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, अगर प्रशांत किशोर आ रहे हैं कांग्रेस में तो सिर्फ 2024 का ही बयाना क्यों ले रहे हैं? गुजरात का, हिमाचल का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, 15 राज्यों में चुनाव होने, उनका बयान क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 2024 का जो परिदृश्य बनेगा और जो उसकी हवा बनेगी वो तो पहले जो चुनाव होंगे इनसे ही बनेगी। मान लीजिए प्रशांत ने बयाना ले लिया और 15 राज्य कांग्रेस हार गई तो प्रशांत किशोर जिंदा कर देंगे कांग्रेस को क्या? तो प्रशांत किशोर जो काम करने के लिए आए हैं, जो 2024 में करना चाहते हैं, उससे पहले थोड़ा करके दिखाएं। क्योंकि अभी तक लोकसभा का चुनाव तो केवल नरेंद्र मोदी का लड़ाया है, बाकी सब राज्यों के चुनाव लड़ाए हैं। तो राज्यों के ही चुनाव पहले कांग्रेस से लड़ा लें, 2024 की बाद में बात होती रहेगी, उसके बाद भी हो जाएगी 2024 की बात। तो पहले राज्यों के चुनाव लड़ा लें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार बची रहे, मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए, गुजरात में सरकार बन जाए, हिमाचल में सरकार बन जाए। तो इस पे पहले काम करें प्रशांत किशोर। दूसरा, जैसे अभिलाष जी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि संदीप सिंह ने आके वहां खराब कर दिया सब काम धाम, तो संदीप सिंह ने अकेले बेचारे ने काम खराब नहीं कर दिया। और अगर संदीप सिंह की हैसियत में है कि वो उत्तर प्रदेश में काम खराब कर सके, तो प्रशांत किशोर तो उनसे बहुत बड़ी चीज है, वो तो और ज्यादा खराब कर देंगे फिर काम को। क्योंकि वो जो नेचर है वो एक ही तरीके का है, दोनों ही स्ट्रेटेजिस्ट हैं। एक जेएनयू से आए हैं, एक अमेरिका से आए हैं, लंदन से आए हैं, अंतर बस इतना है कुल मिलाकर के। तो दोनों स्ट्रेटेजिस्ट हैं, दोनों कांग्रेस की संस्कृति के नहीं है, दोनों वहां एडजस्ट होने के लिए आए हैं, दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये तो इस तरह की चीज है। और जो प्रशांत किशोर जो जिस एनजीओ की तरीके से या कॉर्पोरेट कंपनी की तरीके से कांग्रेस को चलाने की बातें कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव उसी तरीके से लड़ा गया इस बार। विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने बिल्कुल कॉर्पोरेट की तर्ज पे और एनजीओ की तर्ज पे ही लड़ा, जिसका नतीजा सामने है, कुल मिलाकर क्या स्थिति बनी है। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस का जो संकट है वो कांग्रेस का संकट किसी स्ट्रेटजी का संकट नहीं है। मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस का संकट बिल्कुल स्ट्रेटजी का संकट नहीं है। और केवल इसे चुनाव नहीं जीते जाते। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी से अलग 2019 में तो नहीं थे। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ क्या है? नरेंद्र मोदी 2019 में बिना प्रशांत किशोर के जीत क्या है? तमाम विधानसभा राज्यों की जनता पार्टी जीती है, बिना प्रशांत किशोर के जीती है। और 2000 में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में प्रशांत किशोर काम कर रहे थे, तब कांग्रेस जो थी जबरदस्त तरीके से पंजाब में जीत करके आई। तो ये कोई गारंटी, कोई किसी की जिताने की गारंटी नहीं। आप ठीक है, आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, सही है कि हर दल के पास स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, सब बनाते हैं अपनी रणनीति, लेकिन वो उन दलों के अंदर के लोग हुआ करते हैं। तो ये बाहर से जो स्ट्रेटजिस्ट लाने का प्लान है, ये नरेंद्र मोदी का ही प्लान है। और अगर सिर्फ सोशल मीडिया से चुनाव जीते जाते हैं, सोशल मीडिया ही सिर्फ अगर मान लीजिए नैरेटिव बनाता है, तब तो आम आदमी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की टक्कर की पार की है फिर निश्चित तौर पर पूरे देश भर में। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो वही टक्कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी एक हैशटैग चलाती है, उसको थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि आम आदमी पार्टी हैशटैग चला रही है, वो आगे ट्रेंड कर रहा हो। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, उससे तगड़ा आईटी सेल आम आदमी पार्टी का है। तो केवल सोशल नहीं है, मतलब ठीक है सोशल मीडिया का रोल है, और प्रशांत किशोर को राहुल गांधी की बिगड़ी हुई छवि जो है वो ठीक नहीं कर देंगे। किसी और की बिगड़ी हुई छवि जो है वो ठीक, छवियों का खेल है, वो छवियों का खेल दूसरे तरीके, वो किसी नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर की बनाई हुई नहीं है। नरेंद्र मोदी की छवि बनाने के लिए तमाम और तरीके के प्रयास थे, और लंबे प्रयास थे, बड़े प्रयास थे। इस तरीके से राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए भी अरबों रुपया बहाया गया, और लंबे प्रयास थे। अरबों रुपया खर्च करके राहुल गांधी की छवि खराब की गई है, तो उसको प्रशांत किशोर आकर के ठीक कर देंगे? मुझको तो नहीं लगता है कि ठीक कर देंगे आकर के। राहुल गांधी की छवि जो राहुल गांधी स्वयं ठीक करेंगे, उनके कार्यकर्ता ठीक करेंगे। संकट जो असली वो यही है कि कांग्रेस के नेतृत्व का अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद जो है वो नहीं हो रहा है। और जो बात G23 के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के बाहर का अध्यक्ष, गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष हो, तो वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं। G23 भी प्रशांत किशोर भी वही बात कर रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि सचिन पायलट अगर बना दिए जाए अध्यक्ष,
तो वो फिर वही काम नहीं करेंगे राजस्थान में। अमलेंदु जी, आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट में सबसे कमेंट लेना है क्योंकि समय भी खत्म हो चुका है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिस पर कि मैं आना चाहता था और बहुत समय बीत चुका है। भावेश जी, 2024 की तैयारियों के लिए प्रशांत किशोर आ रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव इस बीच हैं उसकी बातें क्यों नहीं, और उस पर जो अभी अमलेंदु उपाध्याय जी कह भी रहे थे कि जब 15 राज्यों के चुनाव आप अगर सपोज मान लें कि हार गए तो फिर प्रशांत किशोर जी 2024 में क्या कर लेंगे? ये देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर 2024 के लिए आ रहे हैं। और देखिए 2024 में काफी वक्त है और बात है कि पहली बार कांग्रेस जो है जागी है कि समय से पहले चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, चुनाव के मंथन में जुटी हुई है। और निश्चित रूप से 2024 के जो चुनाव है उसकी जब बात होगी, उसके बारे में परसेप्शन क्रिएट करने की बात होगी, तो ये सवाल भी जरूर आएगा कि उससे पहले जो चुनाव है या उससे पहले जिन राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे वापसी की जाए वहां पर। तो ये सवाल रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रशांत किशोर कोई ठेका ले रहे हैं या प्रशांत किशोर के अभी वाले प्रेजेंटेशन में उसकी बात क्यों नहीं है या अभी उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर, चूंकि अब वो पार्टी में आने की बात हो रही है, शायद ये बात हो रही है कि वो पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे ज्वाइन करेंगे, उनकी एक भूमिका होगी, प्रधान महासचिव की होगी या क्या भूमिका होगी, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। तो वो सिर्फ सलाहकार की भूमिका में नहीं आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जब वो पार्टी में आ रहे हैं तो पार्टी वर्कर के तौर पे उनके सामने जो चुनाव आने वाले चुनाव हैं, जो विधानसभा के, जहां मध्य प्रदेश में जहां उनके हाथ में सरकार आई थी लेकिन हाथ से फिसल गई, जहां राजस्थान में जहां उनकी सरकार है, जहां एक बार फिर उनके सामने चुनौती है कि वो कैसे वहां वापसी करें, छत्तीसगढ़ में कैसे वापसी करें, और हिमाचल प्रदेश में जहां उनकी ताकत है और वो भाजपा के खिलाफ में मुकाबला कर सकते हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वो कैसे उसका मुकाबला करें। मुझे लगता है इन सारे सवालों पर बात होगी आने वाले समय में। और देखिए, कांग्रेस की मूल रूप से दो ही दिक्कतें हैं। एक तो कि कांग्रेस के खिलाफ में जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी का है उससे वो लड़ नहीं पा रही, उसकी रणनीति क्या होगी वो प्रशांत किशोर बता रहे हैं। दूसरा, संगठन के स्तर पर जो कांग्रेस में जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों के कैसे समाधान किया जा सकता है कि एक संगठन की छवि बने, संगठन का एक स्वरूप बने और संगठन में लोगों की भूमिकाएं तय हों कि कौन क्या करेगा। और इससे एक धारणा भी बनेगी कि पार्टी के अंदर एक संगठनात्मक ढांचा है जो सामने आने वाली चुनौतियां हैं, जो सामने आने वाले चुनाव हैं, उनका वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से आपको पटरी पर दिखाई देंगी अगर प्रशांत किशोर जिस तरह से आने की उसमें राह पे है और जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व ने एक तरह से हरी झंडी दे दी है। और अब तो तारीख का ऐलान हो रहा है कि 29 तारीख को ज्वाइन करेंगे, 31 तारीख को ज्वाइन करेंगे, ऐसे तारीख आने लगे। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि वो आते हैं तो किस तरह से आगे बात बढ़ती है, कैसे वो कांग्रेस के बारे में जो अभी धारणा है पूरे देश में उस धारणा को कैसे बदल पाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व में राहुल गांधी के बारे में जो धारणा अभी जिसकी चर्चा अमलेंदु जी कर रहे हैं, तो लाखों करोड़ों रुपए उनके पप्पू बनाने के लिए बहाए गए हैं, उसको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे अपनी पार्टी की छवि सुधारने के लिए प्रशांत किशोर क्या फॉर्मूला लेके आते हैं। तो ये सब देखने वाली बात है और हमें इंतजार करना चाहिए कि प्रशांत किशोर क्या क्या करने वाले हैं। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल। और इंसान आकर के पहले काम करे, काम करके दिखाए और फिर आलोचनाएं, अगर आलोचनाओं की बात होगी तो आलोचनाएं झेलने के लिए वो तैयार भी रहे। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड यही कहता है कि प्रशांत किशोर एक सफल रणनीतिकार रहे हैं और अलग अलग पार्टियों के लिए उन्होंने जो काम किया है उस काम में वो सफलता उन्होंने हासिल की है और उस दल को जीत मिली है। क्या कांग्रेस को भी जीत दिलाएंगे, ये सवाल यहाँ पर वाजिब सवाल है और इस सवाल पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनील जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप प्रशांत किशोर को लेकर के? पहले से बहुत सारी बातें तो हो रही हैं और हो भी, क्योंकि कांग्रेस की बात है और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अगर देखें तो कांग्रेस के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। ऐसे में 2024 की बात करना, लेकिन 2000 हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने यह कहा हो कि अभी से अगर हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने में सोनिया गांधी के साथ और बाकी नेताओं के साथ क्या कुछ बातें हो रही हैं ये हम और आप सुनने नहीं गए हैं। लेकिन हाँ, कुछ मीडिया वाले जो हैं वो जिस ढंग से पेश कर रहे हैं और जिस ढंग से बातें आ रही हैं, जैसा अभी कह भी रहे थे भावेश जी की और अमलेंदु जी भी, कि राहुल गांधी को की छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है जिसको खराब करने के लिए शुरुआत से ही प्रशांत किशोर जो हैं वो आकर के कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए ही आ रहे हैं। ऐसी छवि बनाने के लिए भी हो सकता है कि पैसे दिए जा रहे हों और बातें हो रही हों। क्या कहेंगे आप?
देखिए, जब बंगाल का चुनाव खत्म हुआ था पिछले मई में, तो प्रशांत किशोर एक बयान दिया कि जो मेरा इस समय प्रोफेशनल काम है, अब मैं इस काम से हटना चाहता हूं और मैं एक जो जीवन के और कार्य है जिसमें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना और राजनीतिक दल में भी शामिल होना शामिल है, इस ओर में मैं आगे बढ़ूंगा। तो मेरी मान्यता यह है कि जो अपना काम मैंने अपने अनुभव के साथ साथ किसी राजनीतिक दल में जाने की जो बात थी, वह उसकी शुरुआत एक कांग्रेस में शामिल होकर के करेंगे। जो बात यह हो रही है कि 2024 के चुनाव की तो आप बात कर रहे हैं, जो होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, इसकी बात नहीं हो रही। ये कभी संभव है क्या? अगर आप छत पे जाना चाहते हैं तो क्या नीचे वाले पायदान आप तैयार नहीं करेंगे, सीधे अंतिम सीढ़ी तैयार कर लेंगे आप? और जब आप बात कर रहे होंगे कि छत पे जाने की मैं सीढ़ी तैयार कर रहा हूं, तो आप ये कहेंगे कि देखिए पहला पायदान बनाया, दूसरा पायदान बनाया, तीसरा पायदान बनाया और अब मेरी लैंडिंग बन रही है, उसका हम छत पे चले जाएंगे। निश्चित रूप से अगर कोई अनुभवी व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, जमीनी हकीकत से वाकिफ व्यक्ति, कोई रणनीति को समझने वाला आदमी आपके दल में है, तो उसका उपयोग आप हर स्तर पे करते हैं और उसका उपयोग होता ही होता है। गुजरात के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में निश्चित रूप से जो आपके दल विशेष में जो लोग जहाँ हैं उनका उपयोग होगा ही होगा। लेकिन 2024 का चुनाव एक बड़ा चुनाव, देश में एक नया नेतृत्व, नई सरकार देने की बात हो रही है, जिसके लिए हो रहा है कि विकल्प क्या होगा। इसलिए बड़े पैमाने पर, बड़े नक्शे पर बात की जा रही है कि अब हम 2024 के चुनाव को लेकर कम चर्चा करें। आप ये समझिए कि जिस तरीके से ये, आप इस बात को भी आप समझिए कि जिन जिन दलों के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया है, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ऐसे दल है, और कुछ समय तक आप कह सकते हैं डीएमके, जो विचारधारा आधारित दल है। बाकी सब व्यक्ति विशेष आधारित दल है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो, सब पे व्यक्ति केंद्रित संगठन राजनीतिक दल हैं। उन दलों में भी बड़ी सफलतापूर्वक इस व्यक्ति ने अपनी रणनीति को, अपनी योजनाओं को कायदे से लागू कराया, जहां पर एक व्यक्ति के अलावा कोई किसी को सुनता नहीं है और पूरा नेतृत्व, इवन जेडीयू की अगर आप बात कीजिए तो नीतीश कुमार के अलावा किसी कोई हैसियत नहीं है। सभी निर्णय नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही होती है। लेकिन ये जो दो राजनीतिक दल ऐसे हैं जिसमें सफलतापूर्वक काम किया प्रशांत किशोर ने, जिस पहली बार 2012 में भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक विचार है, लेकिन उस विचारधारा के तहत अपनी एक रणनीति को सफलतापूर्वक लागू कर देना, यह किसी न किसी रणनीतिकार की बड़ी उपलब्धि है। और आप रणनीति तब तक आप नहीं बना सकते हैं जब तक आपको जमीन के धरातल की जानकारी न हो और उसका सही तरीके से आप विश्लेषण न कर सकते। तो प्रशांत किशोर इस मामले में एक समृद्ध व्यक्ति है, जिसका उपयोग कांग्रेस न केवल लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा का चुनाव की तैयारी तभी आप कर पाएंगे जब आप जितने चुनाव होते जाएंगे आपके सामने, उन सभी चुनाव में आप एक असरकारी प्रभाव डालेंगे और सबके लिए एक प्रभावी आप रणनीति बना पाएंगे। तो यह तो देखिए, आप जो विपक्ष है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों की खास स्ट्रेटजी होती है, जिसकी बात अवस्थी जी ने कही कि नेहरू जी की बात कोई नहीं करता कि नेहरू ने इस नए भारत के निर्माण के लिए क्या किया, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या किया, कौन कौन से लोकतंत्र के मंदिर बनाए। सब इसकी बात करते हैं कि इस देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस के नेता नेहरू थे। जो बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ विभाजन के दौरान, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू थे। तो आप व्यक्तित्व को खंडित कर दीजिए या आपके विपक्षी दलों की एक बहुत सोची समझी और दीर्घकालिक रणनीति रही। तो इसी दौर में, इसी क्रम में इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इस व्यक्ति को खारिज करो, कि इसकी बात जो है बात करने की कोशिश करेगा, उस बात को भी उस संबंधित दल में जाया जा रहा है, उसको लोग न सुने। अमलेंदु जी को मैं एक बात मैं संशोधन के साथ करना चाहता हूं अमलेंदु जी, कि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस का जो चुनाव था, वह बिल्कुल संगठन के स्तर पर नहीं था, न कोई रणनीति थी इस पार्टी के पास, केवल एक चेहरा था। प्रियंका गांधी जी के चेहरे को लाकर के कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी। जमीन के स्तर पर कैसे कार्यकर्ताओं को संगठित किया जाए, कैसे उनको मोबिलाइज किया जाए, बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, किन किन इलाकों में किन किन नेताओं को भेजा जाए, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाए,
किस तरीके से आप अपने सत्तारूढ़ दल पर आप हमलावर हो, इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, न कहीं कोई चर्चा थी। और इसीलिए जो 2 उम्मीदवार चुनाव जीत पाए हैं इस कांग्रेस के, उनकी केवल अपनी निजी हैसियत थी। लेकिन चूंकि एक चेहरा था, इसलिए उस चेहरे ने लोगों को बहुत मोबिलाइज किया। और जिनको संगठन चलाने का अनुभव नहीं होता ना, वो लोग, राजीव जी, संगठन नहीं चला सकते। जिस संदीप सिंह की बात की जा रही है, संदीप सिंह कहीं से भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, संगठन चलाने के माध्यम उनके पास सही नहीं। कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ, जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध है उनके साथ कैसे संवाद कायम किया जाए, ये संदीप सिंह के पास नहीं। संदीप सिंह, ये जो बड़े बड़े लोगों के पास जो मार्शल होते हैं ना, उसी तरह के मिलते जुलते व्यक्ति हैं। वो केवल एक तरह का आतंक बना करके रखना, और बड़ी खराब तरीके, राजनीतिक व्यक्ति का वो आचरण नहीं है जो संदीप सिंह की सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई पड़ती है। ऐसे स्थान पर आपको प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति चाहिए, जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर निगाह रखता हो, और एक उसके पास सोची समझी स्ट्रेटजी हो जो आपको दे सके। और मैं ये मानता हूं कि आज जब 2024 के चुनाव के 2 साल पहले एक व्यक्ति आपके साथ, एक कुशल व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, तो आपके संगठन के लिए, आपके रणनीतियों के लिए, आपकी योजनाओं के लिए, आपके कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ये बहुत ही प्रभावी साबित होगा। आप सोचिए ना कि G23, G27, ये पता नहीं क्या क्या लोग बात करते हैं, इसमें कोई ऐसा नेता जिसके पास कोई जनाधार हो? इनको तो केवल अपनी कुर्सी बचानी है। कांग्रेस की आप लाख आलोचना कर लीजिए राजीव जी, अगर आप आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी की आप शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये इंदिरा गांधी जैसा ही व्यक्ति था जिसने आपातकाल के बाद चुनाव कराने के भी जोखिम मोल ली। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों में आपकी आस्था न होती तो इस तरह का निर्णय आप नहीं ले सकते। इस बात को कहने के लिए और पूरे जोर शोर से कहने के लिए आपके पास एक रणनीति की आवश्यकता होती है, और इस समय इस पार्टी के पास इसका अभाव। और इस प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति अगर आपके पार्टी के साथ जुड़ते हैं, संगठन के साथ जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक ताकत मिलेगी इस पार्टी को, और इस ताकत के बल पर पार्टी लंबी दूरी तय कर पाएगी। जी बिल्कुल। अभिलाष अवस्थी जी क्या कहेंगे? अब आखिरी क्लोजिंग करना चाहूंगा आप दोनों से। 2024 की सीढ़ी जब ऊपर छत पे जाना है, तो सीढ़ी जो है वो ये सारे राज्य हैं, लेकिन इन राज्यों की चर्चा नहीं। क्या ये भी स्ट्रेटजी के तहत है? या यहाँ पर एक बात और भी आती है कि चाहे हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात, जो सबसे सामने दिखाई दे रहा है, इन राज्यों में आम आदमी पार्टी जिस प्रकार चुनावी रण में कूद चुकी है, और कहा जा रहा है कि बीजेपी अंदर खाने में मदद कर रही है, उससे कैसे पार लगाने की बात, मतलब कई सारी चीजें हैं। ये तो उनके पास होगा, ये सारी चीजें, सारी स्ट्रेटजी प्रशांत किशोर और कांग्रेस के लोग जाने, लेकिन फिर भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस का नया अवतार की बात कर रहे हैं। बहुत सारे नेता जैसा कह रहे हैं सुनील शुक्ल जी की, बहुत लोग, और G23 ये भी तय मानिए कि बहुत लोग छोड़ भी सकते हैं, कांग्रेस से बाहर भी जा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। आने वाले समय में हम लोग रियली एक सचमुच नया अवतार की तरफ देखेंगे कांग्रेस को। लेकिन आज की तारीख में जो स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं, उसमें कितना दम दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इनकी जो भूमिका है प्रशांत, इसके पहले मैं संदीप सिंह की बात कर लूं, आदरणीय अमलेंदु जी, कि 2012 से 2022 तक कई चुनाव का अनुभव प्रशांत किशोर के पास है, और बड़ी सकारात्मक छवि उनकी आई। उन पर कोई कभी आरोप नहीं लगा कि प्रशांत किशोर ने टिकट बेचा। वे अपनी फीस लेते हैं और अपना काम करते हैं, प्रोफेशनल आदमी। संदीप सिंह के ऊपर पहला चुनाव था, पहले ही चुनाव में उनके ऊपर टिकट बेचने का आरोप, फला आरोप, इतने आरोप लगे हैं। खैर, अब उनकी बातें उनका डिस्कशन हटाते हैं। मैं प्रशांत किशोर का जो मूल काम है महागठबंधन का 2024 के, उनको जाके अभी उन्होंने जाके शरद पवार से बात, शरद पवार का नाम बड़ा उछल रहा था, केसीआर मिले थे उद्धव ठाकरे से आके। देखिए, ये पूरा एक दृश्य था अभी से 2 महीने पहले का, कि केसीआर तेलंगाना से आके और उद्धव ठाकरे से मिले कि हमको ये बनाना चाहिए ऐसा। इधर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव
इस्तीफा देके टीएमसी में गई और टीएमसी में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। दूसरा, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से गए और उन्हें अभी लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया, वो भेजा गया। तो ममता बनर्जी के अंदर भी एक ऐसा उछाल आया कि शायद उन्हें अब राष्ट्रीय चुनाव लड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी होना चाहिए। लेकिन ये प्रशांत किशोर के ही दौरे हैं कि इन्होंने बोला, सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने बोला कांग्रेस के अतिरिक्त, कांग्रेस के अलावा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर इन्होंने बोला शरद पवार, और अब ममता बनर्जी भी उसी सुर पे बोल रही हैं। ये दौरे प्रशांत किशोर ने 1.5-2 महीने पहले से शुरू कर दिए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो ये जो अभी जैसे जगन रेड्डी हैं, अभी जैसे स्टालिन है, जैसे नवीन पटनायक हैं, जैसे तो ये तमाम सारे दल जो अभी बाकी हैं, इनको महागठबंधन में लाना है। आपको बताना चाहता हूं कि 22 करोड़ वोट 2019 में लाई थी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में, और कांग्रेस लाई थी 12 करोड़। बाकी किसी का कहीं कुछ पता ही नहीं था, वो 1 करोड़ के नीचे थे। तो निकटतम जो चुनाव था 10 करोड़ का एक अंतर था, ये बात जरूर है, 22 करोड़ और 12 करोड़ का। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति थी वो किसी दल की भी नहीं थी। आज अगर टीएमसी या यहाँ अखिलेश यादव, अब एक बड़ी दुखद बात क्या है कि अभी 13 लोगों के हस्ताक्षर से सोनिया गांधी ने एक अपील जारी की मोदी के खिलाफ में कि वो महंगाई और उग्र बातें, तमाम अराजकता की बातें जो हो रही है, उसमें अखिलेश यादव दस्तखत, उसमें अरविंद केजरीवाल का दस्तखत नहीं है, उसमें मायावती का दस्तखत नहीं। तो अब जो काम बचता है वो काम प्रशांत किशोर, मेरे अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार प्रशांत किशोर का मूल काम ये रहेगा कि वे 2024 के लिए एक महागठबंधन तैयार करें और उसमें आगे। देखिए इससे फायदा क्या, मैं आपको दूसरा काम बताऊं उसके पहले कि पूरे हिंदू, ठीक है 22 करोड़ वोट तो मिले थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पूरे देश में अगर देखिए तो 100 करोड़ हिंदुओं में ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 करोड़ लोग हैं जो उग्र हिंदुत्व से प्रभावित हैं। हम 10 करोड़ भी मान ले, अगर वे उग्र हिंदुत्व से प्रभावित होते हैं, वो हिजाब का काम करते हैं, वो धर्म संसद के समर्थन में खड़े होते हैं, वो कश्मीर फाइल्स के समर्थन में खड़े होते हैं, वो हिजाब के नाटक करते हैं, ये सारे नाटक जो करते हैं, ये वो 10 करोड़ लोग हैं जो हनुमान चालीसा और रामनवमी के नाटक करते हैं। इन 10 करोड़, देखिए मेरी बात को देखिए, आज की चर्चा में शायद अगली चर्चा का भी विषय निकले आपका, सॉरी टू से मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन शायद कि ये जो 10 करोड़ उग्र हिंदुत्व के लोग हैं, ये लोग 90 करोड़ उदार हिंदुत्व को चुनौती देते हैं बार बार, जो 90 करोड़ हिंदू हैं, और उन्हीं में से 2-3 करोड़ वोटर ये हर बार छीन के ले जाते हैं जो उग्र हिंदुत्व में गल। तो प्रशांत किशोर के आने से अगर ये सारे गठबंधन में शामिल होती हैं, ममता बनर्जी और ये सारे अखिलेश यादव और नवीन पटनायक और जगन रेड्डी, स्टालिन और ये सारे लोग अगर शामिल, एवं हम तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी बचे हैं, उनको तो एक आराम से फ्री में बिना कुछ किए कराए, जैसे गोद में बच्चा दिया अडॉप्ट किया जाता है, वैसे पंजाब की सरकार उनको चुनाव आयोग ने आराम से दे दी मोदी के इशारे पर। उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक ये जो 90 करोड़ का उदार हिंदुत्व है और जो 30 करोड़ का लगभग अल्पसंख्यक है, तो ये जो 9 और 3 12 120 करोड़ लोग हैं, इसमें वोटर कितने हैं ये बात की बात होगी। ये 120 करोड़ का मंच है, ये एक बड़ा संदेश देगा देश को 2024 तक कि हमारा सच क्या है, हमारी सद्भावना, प्रेम, संवेदना का भारत है। और अंतिम बात ये है कि दलित और मुसलमान, जो प्रशांत किशोर का काम होगा, मुझे मालूम है प्रशांत किशोर से एक बार मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था पिछले चुनाव में कि ये जो मायावती लड़ी गुजरात में, अगर ये नहीं लड़ती तो कांग्रेस के इतने विधायक जीतते, वो शायद 3% से कम वोट पाई थी मायावती, पाई थी तो, लेकिन वो अगर जुड़ जाते, गठबंधन हो जाता, तो शायद कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी गुजरात में, पिछले ही चुनाव। तो अब जो दलित वोट, देखिए दलित वोट और मुसलमान वोट,
जो इस देश में अब कांग्रेस की मूल धारा में लौटना चाहिए, इसका काम करेंगे प्रशांत किशोर। मैं भी आपको अंदर की थोड़ी जानकारियां दे रहा हूं, और ये काम उन्हें करना भी चाहिए। अब दलित खाली हो गया ना, दलित का नेता कौन बचा साहब? राजीव रंजन जी, दलित का नेता इस देश में मायावती ले दे के बसती थी। अब मायावती तो सरेंडर कर गई। अब दलितों को मालूम है, देखिए मैं थोड़ी बात को बढ़ा रहा हूं, कि दलितों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सारे संस्थान बेच रही है। तो जब संस्था टाटा ने एयर इंडिया ले लिया तो वहां पर नौकरियों में आराम किया गया ना। दलितों, मेरी आईपीएस IRS और तमाम दलित लोगों से रोज मुलाकात बंबई और बंबई के बाहर होती है। वो चिंतित है कि हमारी अगली पीढ़ी को जब आरक्षण ही नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो हमें तो मिल गई, मैं तो IRS हो गया, मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर हूँ, मगर ये क्या मेरी पेंशन खाएगा मेरा बेटा? हमें आरक्षण चाहिए। लेकिन ये नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से सरकारी संस्थान और नवरत्न संस्थान, SCL अभी सब बेच रहे हैं, तो हमारे जब सरकारी संस्थान ही नहीं है तो दलितों को आरक्षण कहाँ मिलेगा? दूसरा, दलितों के पास खेती और जमीन नहीं है तो बेचारे करेंगे क्या? केवल नौकरी बचती है, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं। तो ये जो दलित समाज का वोट है वो जोड़ना है वापस कांग्रेस की ओर प्रशांत किशोर का। और मुसलमान वोट, अंतिम बात मैं बोल रहा हूं कि मुस्लिम वोट जिसने जो है माया जाके 100% जो है ममता बनर्जी को वोट दिया, जिसने उत्तर प्रदेश में 100% अखिलेश यादव को वोट दिया, जिसने दूसरी जगन रेड्डी को दिया, उसी तरीके से अब ये जो मुस्लिम वोट है इसको मूल धारा में लाकर एक साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब अखिलेश यादव से हटना चाहिए। अब ममता बनर्जी अगर गठबंधन में आती हैं तो उनके इशारे पर प्रधानमंत्री कांग्रेस का बने, इसके लिए वोट मुसलमान करेगा। अब मुसलमान वोट मुख्यमंत्री बनाने के लिए न तो ममता को करने वाला है, न ही अखिलेश यादव को करने वाला है, न दूसरे लोगों को। इसलिए जो दलित और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन है, ये काम इनको करना है और महागठबंधन करना है, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो इनके जुम्मे है। तो मुझे लगता है कि 2024 के लिए इनका काम जो है प्रशांत किशोर का, ये एक, और वो प्रोफेशनल आदमी है, वो आके इस ढंग से, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि वो संगठन में नहीं बोलने वाले, मैं तो बल्कि जाके उनको फैक्स करूंगा, बीइंग ए जर्नलिस्ट फैक्स करूंगा, क्योंकि मुझे भी इस मुल्क को सांप्रदायिकता में झोंकने से बचाना है। बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे भी जो है हनुमान चालीसा अपने घर में, मैं तो मिथुन राज का आज पढ़ रहा था, देखिए मैं हंसी की बात कर रहा हूँ थोड़ा, जैन मैडम शुक्ला जी, कि मैं आज मिथुन राज का वो देख रहा था यूट्यूब में, तो उसमें उन्होंने RD जैन ने बोला कि अब मिथुन राज वाले जो हैं रोज हनुमान चालीसा पढ़े, और मैंने अपनी वाइफ को बताया, हम दोनों बहुत कि हम घर में तो वैसे भी पढ़ लेते हैं और हम ब्राह्मण आदमी हैं, अभी नीचे जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, तनाव का वातावरण। तो हमें मुल्क को इन चीजों से बचाने की जिम्मेदारी हम अखबार नवीसों को भी है। हम दूसरे प्रोफेशन छोड़कर हैं। मैं तो फिजिक्स का लेक्चरर था, मैं वो छोड़ के पत्रकारिता में आया था। तो मैं इसलिए नहीं आया था कि मैं कश्मीर फाइल्स देखूं, मैं इसलिए नहीं आया था कि हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने पढ़ो, लाउड स्पीकर हटाओ, और ये देखने के लिए मैं नहीं आया। मैं तो वहीं पर अपनी डायनेमिक्स और फिजिकल मैथमेटिक्स में खुश था, लेकिन यहाँ आया हूँ तो मुझे भी मुल्क के लिए वहां भी काम करना था, यहाँ भी। तो प्रशांत किशोर एक बड़ी अच्छी एक रोशनी की किरण है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है। देखिए ये मान लें कि वो कांग्रेस के लिए आ रहे हैं, मैं तो बिग प्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ कि वो मुल्क को बचाएं। कांग्रेस को जिताना इस समय का मतलब है कि मुल्क को बचाना, क्योंकि मुल्क की, मुझे साहस अनुमति दीजिए कि मैं कह पाऊं एक लाइन में कि कांग्रेस की सभ्यता वही है जो भारतवर्ष की सभ्यता है, जो भारतवर्ष में प्रेम, सद्भावना, संवेदना का माहौल रहना चाहिए, वही कांग्रेस की सभ्यता। ठीक है, आज उग्र हिंदुत्व ने उसको, और साथ में सोशल मीडिया ने, और साथ में मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस वातावरण को थोड़ी देर के लिए दबा रखा है, लेकिन कितनी देर? 2024 में हम आशान्वित हैं कि एक भांडा फूटेगा और उग्र हिंदुत्व और उदार हिंदुत्व को से निकालने पड़ेंगे हमें नेता,
और अल्पसंख्यकों से और दलितों से हमें नेता निकाल के हमें एक बार फिर भारत की ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसने मुल्क में हमारे पत्रकारों को, आपने 12 पत्रकारों को नंगा करके दिखाया है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? हाँ, एक खुशवंत सिंह था जिसको राज्यसभा भेजते थे कांग्रेस के लोग, एक नेहरू इनको कुलदीप नैयर को भेजा, कितने पत्रकारों को भेजा राज्यसभा, राजीव शुक्ला गया, दूसरे तमाम लोग, आप लोग पत्रकारों को नंगा करके घुमाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस मुल्क में नहीं देखनी है। इसलिए हमें जरूरत है एक ऐसी सरकार की जो पूरी तरीके से सेकुलर हो, जो पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ है उसको स्वतंत्र रखे और उसकी आर्थिक उन्नति। अभी देखिए, अंतिम फिर बात कह के मैं चुप हो जाता हूं कि वो प्रधानमंत्री आए इंग्लैंड के, उनका स्वागत गौतम अडानी कर रहा है। तू कौन है रे? तू क्यों कहाँ का स्वागत करता है यहाँ के आगे? इस देश में कभी सुना हमने कि एक प्रधानमंत्री आए उसका पहला स्वागत एक जो है उद्योगपति करे? क्या चल क्या रहा है देश में? तो गौतम अडानी, अरे भाई मोदी जी, हमको आप छोड़, आप मुक्ति पाइए, आप जाइए फिर वहां पर हिमालय, हम गौतम अडानी को ही प्रधानमंत्री बना लेंगे। तो ऐसा देश में ये परिस्थितियां चल रही हैं। तो राजीव रंजन, हम 2024 के लिए आशान्वित हैं और प्रशांत किशोर को इसी के जो 2024 में अटेम्प्ट होंगे उनसे भी आशान्वित हैं। बस प्रशांत जी, आप संगठन पे भी हस्तक्षेप करिएगा, ऐसा मेरा टीवी चैनल के माध्यम से आपसे अपील। थैंक यू जी। बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ कह रहे थे, और उसमें भी अल्पसंख्यकों, दलितों, इन लोगों के जो वोट हैं, जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का, और खासकर दो आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का चुनाव और पश्चिम बंगाल का चुनाव, और इसके बाद अब अगले चुनावों में प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी क्या होगी और कैसे कांग्रेस को मजबूत करेंगे, ये तमाम बातें, और कैसे करना चाहिए, इन सब पर आप अभी अपना विश्लेषण कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, और जरूरत थी ऐसी बातों की यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो साथी सुन रहे हैं, और खासकर आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये कार्यक्रम इसलिए भी अभी तक जो बातें होती रही हैं उन बातों में छन छन के जो बातें निकलती हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की बात यहाँ होती रही है, लेकिन कांग्रेस अंदर खाने कर क्या रही? जी मीनू जी, बिल्कुल आपके पास आखिरी क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं। कांग्रेस आखिर कर क्या रही है? क्यों कांग्रेस प्रशांत किशोर को लेके आ रही है, यह समझना जरूरी है। इसलिए ये कार्यक्रम पिछले 1.5 घंटे से हम कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त और लूंगा, 1-1.5 मिनट का समय, मीनू जी का क्लोजिंग कमेंट, और इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। लेकिन जी मीनू जी। हाँ जी, आवाज का इशू तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि सब ये बता रहे हैं, सब ने ये सवाल उठाया है अधिकतर पैनलिस्ट ने कि भाई प्रशांत किशोर 2024 देखेंगे और बीच का कौन देखेगा, इतने राज्यों के इलेक्शन आ रहे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि जब मैं इस बात को मानती ही नहीं हूं, जो सुनने में आ रहा है और जो पक्का भी है कि प्रशांत किशोर एक कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी को एक पदाधिकारी के तौर पे ज्वाइन करेंगे, समझ ली कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य हैं, तो वो ये थोड़ी कह सकते हैं कि सेलेक्टिवली कि मैं ये राज्यों का तो नहीं करूंगा, मैं जब काम करूंगा 2024 में। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रशांत किशोर सभी राज्यों का भी करेंगे, लेकिन मेनली क्या है कि उनको 2024 का जो मंजिल है वो नजर में रख के उनको हायर किया गया है। दूसरी बात ऐसी है कि प्रशांत किशोर ने अपने तौर पे काम करना शुरू भी कर दिया है। अभी गुजरात में ही मेरे सूत्र बताते हैं कि वहां पे जो कद्दावर एक पाटीदार नेता नरेश पटेल को जो पार्टी में लाने की बात की जा रही है, वो प्रशांत किशोर का ही इनिशिएटिव है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम शुरू नहीं किया है, वो कर रहे हैं। दूसरी बात एक आ रही थी कि अभी राहुल गांधी की इमेज को सुधार देंगे क्या, वो जो बीजेपी के आईटी सेल ने अरबों रुपया खर्च करके बनाई है। देखिए, 22 करोड़ वोटर है बीजेपी के, कांग्रेस के 11 करोड़ वोटर हैं, तो अभी भी 11 करोड़ वोटर ऐसे हैं, 11 करोड़ लोग वोटर्स पे ऐसे हैं जो राहुल गांधी की क्षमताओं में, राहुल गांधी की योग्यताओं में विश्वास करते हैं। उसको क्या वो प्रशांत किशोर के लिए तो एक बहुत बड़ा चंक है ये, कि जिसको वो नर्चर करेंगे और उसको उस संख्या को वो फटाफट बढ़ाएंगे। इसमें दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ी ब्लंडर अभी कांग्रेस से हुई है, जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की। घोषणा कब की? जब 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए। रणनीतिकार कोई होता और संवाद की स्थिति बनी हुई होती,
तो वो ये जो पुरानी पेंशन योजना की जो घोषणा की है बहाली की राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारों ने, वो 5 राज्यों के चुनाव होने से पहले की जाती, 1 महीना पहले की जाती, तो उसका आप असर देखते, बम्पर रिजल्ट आते उसके कांग्रेस के पक्ष में। तो वहां पे जो कमी आई है, तो वो चीज मेरे ख्याल से इन सब चीजों को प्रशांत किशोर चैनलाइज करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में इस्तेमाल करेंगे। मेरा ये कहना था, मैं बहुत होपफुल हूं। नई एक संजीवनी की जरूरत है और मेरे हिसाब से एक संजीवनी का काम करेंगे बाहर के आदमी। आपने घर में देखा होगा, शुरू में भी शायद सुनील शुक्ला जी ने कहा था कि घर में भी झगड़े हो जाते हैं तो घर के बच्चे जो है माँ बाप के कहना नहीं मानते तो बाहर के बच्चों को बुलाया जाता है, तो उनको प्रशांत किशोर एक वैसा ही व्यक्तित्व साबित होंगे। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी के प्रति निष्ठा या उसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि भाई पहले तो वो बीजेपी में थे और अब यहां आ गए हैं तो अचानक कैसे काम कर लेंगे कांग्रेस के लिए, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि 2012 में जब बीजेपी के लिए काम किया प्रशांत किशोर ने, और आज 2022 की बीजेपी में बहुत भारी अंतर आ गया है। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर का आप ये क्यों नहीं मानते कि हृदय परिवर्तन हो गया है, कि वो पहले उनको जिस भाजपा में या नरेंद्र मोदी में जो एक बहुत अच्छी एक महामानव की छवि दिखाई देती थी, वो सब धराशायी हो गई है। और अकेले प्रशांत किशोर नहीं, इस देश का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका, एक बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़े अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी ये कहने लगे हैं कि भाई इससे अच्छी तो कांग्रेस ही थी, कम से कम जबान के ऊपर तो ताला नहीं था। तो ये वाली बात, ये चीज प्रशांत किशोर ने भी रियलाइज की है और इसीलिए उन्होंने राजनीति में, उन्होंने जो राष्ट्रीय राजनीति में आने की बात कही थी कि मैं मई तक आ जाऊंगा राष्ट्रीय राजनीति में, उन्होंने केवल इसी वजह से कांग्रेस को चुना है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात हो रही है और जो आज देश जहां जिस धरातल में चला गया है, उसके लिए उनको लगता है कि कांग्रेस के जरिए रिवाइवल हो सकता है। जिसको कहते हैं कि जो ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि देयर इज नो सेंट हु डजंट हैव अ पास्ट एंड देयर इज नो सिनर हु डजंट हैव अ फ्यूचर। तो अगर उन्होंने गलती की है उनको प्रमोट करने की, जो मैं नहीं मानती हूं, उनका धंधा था वो उसका भी फ्यूचर है। जो एक अगर किसी ने गलती कर दी है तो ऐसा नहीं है कि वो सुधारा नहीं जा सकता उसको, या हमेशा के लिए उसके ऊपर चिपक जाएगा वो लेबल। तो और हम लोग तो निरंतर हृदय परिवर्तन की बात तो हमारी संस्कृति में बहुत ज्यादा की जाती है, अंतरात्मा की बात की जाती है कि अंतरात्मा की आवाज उनको कह रही है कि आप कांग्रेस के साथ आइए, और दुनिया कह रही है इस वक्त। तो यही कहना था मुझे। धन्यवाद आपका। जी मीनू जी, बहुत खुल करके, और उसमें भी कांग्रेस के अंदर खाने की स्ट्रेटेजी क्या चल रही है ये आप बता रही हैं, और उसमें गुजरात महत्वपूर्ण है, जितना इंपॉर्टेंट इस वक्त हिमाचल प्रदेश है उससे ज्यादा, क्योंकि गुजरात के 2 खास कद्दावर नेता इस वक्त देश पर राज कर रहे हैं। पहले और दूसरे नंबर पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और उनके गृह राज्य में चुनाव है। सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आगे क्या कुछ होगा वो देखना दिलचस्प होगा। गुजरात की बात कर रहा हूं, लेकिन 2024 में भी देरी है, उससे पहले प्रशांत किशोर आकर के कैसे खंगालते हैं कांग्रेस को, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले आप पांचों महानुभाव, मीनू जी, सुनील शुक्ल जी, अमलेंदु जी, भावेश जी और साथ में अभिलाष अवस्थी जी, आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में और लगातार आप बने रहे। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त आप लोगों ने दिया, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में तमाम साथी जो लगातार अपनी बातें लिख रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि बहुत कांग्रेस की बात और उसमें भी जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस के अंदर होनी चाहिए उस पर अपने अपने विचार यहां व्यक्त कर रहे हैं बहुत सारे साथी। अफरोज आलम हैं, पीके की बात और प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत सारे साथी अपनी, जैसे मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं कि सर पहले 11 दोस्त मिलकर एक बॉल खरीद कर लाते थे मैच खेलने के लिए, अब बॉल तो आसानी से मिल जाता है लेकिन 11 दोस्त नहीं मिल पाते, नफरत करने की आग में सब कुछ बिखर गया है। बिल्कुल सही, बहुत पते की बात आप लिख रहे हैं और ये सही है। हम भी जब बचपन में खेला करते थे तो सब मिल करके 25, 30, 40 पैसे इकट्ठा करते थे एक गेंद के लिए, एक बॉल के लिए, और क्रिकेट खेला करते थे, चाहे फुटबॉल खेले, जो भी खेले उसके हिसाब से हम लोग आपस में बांटा करते थे और मिलजुल के खेलते थे। 11 क्या 22 भी मिल जाते थे, लेकिन अब नहीं मिलते हैं। बहुत सही लिखा आपने मोहम्मद शरीफ ने। और साथ में अफरोज आलम कह रहे हैं कि सर पीके कांग्रेस के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
फिर भी कांग्रेस को आत्म मंथन की जरूरत है। कांग्रेस को सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लेकर मुद्दों को लेकर जमीन पर काम करना होगा। देवेंद्र चटर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को जमीनी संपर्क जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसी को अपने नहीं आने देना चाहते हैं, फिर वो चाहे अडवाणी हो या नितिन गडकरी हो, चाहे पीके की क्या हैसियत। बिल्कुल सही बात है ओम प्रकाश तिवारी जी, जब काम निकल जाता है तो नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो हैं वो सीढ़ियों को किनारे कर देते हैं क्योंकि वो शिखर पर पहुंच चुके होते हैं, छत पर पहुंच चुके होते हैं। ऐसे ही मोहम्मद शबीर अंसारी हैं, 2024 कांग्रेस सरकार पीके की जीत होगी लिख रहे हैं। और इमरान खान है, वेरी गुड लिख रहे हैं। सीमा खातून कह रही हैं कि आप क्या ये शायद आपस में लोगों की बात चल रही है। फिर अफरोज राजेश सिंह कह रहे हैं कि पूरी भारत की जनता बीजेपी और आरएसएस से परेशान हो गई है। और ऐसे ही देवेंद्र चटर्जी आई लव डीवी लाइव गुड नाइट लिख रहे हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, ओम प्रकाश तिवारी जी को वरुण गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए। ओम प्रकाश जी वरुण गांधी की बात कर रहे हैं, पहले वरुण गांधी कांग्रेस में आए तो उसके बाद फिर आना चाहते हैं वरुण गांधी, लेकिन अब आगे हो सकता है कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी भी तैयार हो जाए। लेकिन वरुण गांधी की छवि में थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा अगर सोच में। मेरे हिसाब से इस वक्त कांग्रेस के पास एक और एकमात्र अध्यक्ष है जिसकी छवि पूरे ढंग से खराब कर दी गई है, वो है राहुल गांधी, और वही बनने वाले हैं आगे, आप देखिएगा। अरीब खान हैं जो कह रहे हैं कि फूलपुर पवई में ट्रेन से कटकर मौत हो गई है, किसी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं कि आप की हौसला अफजाई से लिखने के लिए हमें मदद मिलती है। मोहम्मद शरीफ आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लिखते रहा कीजिए। हारोल्ड अल्मेडा कहते हैं कि कुवैत से गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट। दोस्तों इस कार्यक्रम को अब समाप्त मैं भी करना चाहूंगा, लगभग 1 घंटा 40 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। प्रेम टमटा जी बहुत दिनों बाद आए हैं, आपको नमस्कार करता हूं। सर बदलाव जरूर होगा लिख रहे हैं। और इंदिरा राम का कहना है गुड नाइट डीबी लाइव। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप जुड़े इतने लंबे समय तक, आप लोगों ने कमेंट लिखा, अपनी बातें लिखी, आप सबको बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अब सीधे कल नहीं परसों मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक विदा लेता हूं। नमस्कार।